मेरी बंदी को अच्छे से पता था कि उसके शरीर का जहर सिर्फ स्पाइडर हर्ब खत्म कर सकता है। फिर भी मेरे लिए उसने वो संजीवनी उस चालू लड़की को देने की सोची। कैसा दिमाग दही है। उस चालाक लड़की को अपनी दवा देने को तैयार थी। उसने बस मिन्नत की कि मैं उसके आखिरी पलों में साथ रहूं। देखकर मेरी हवा टाइट हो गई यार। जब मैं वापस दुनिया में आया और दोबारा वही सिचुएशन सामने खड़ी थी तो मैंने बिना किसी फालतू नाटक के सीधा वो जान बचाने वाली दवा उठा ली। बवाल यिन मेंगियाओ अपने फोन में सीसीटीवी फुटेज देखते हुए एकदम उदास हो गई थी। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उसे अच्छे से पता था कि ये सब बस एक सपना है, जिंदगी झंड, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सपना इतनी जल्दी टूट जाएगा। इतना लंबा चक्कर काटने के बाद भी वो बंदा फिर से जड़ी बूटी लेने के लिए ही वापस आया। सब सत्यानाश। लुयान ने तो बोला था कि वो उसके लिए है, फिर भी वो छुपते छुपाते खुद इसे लेने के लिए आ गया। बंदे ने तो एकदम चूना लगा दिया। क्या बोले? क्या वो बंदी सच में भरोसा करने लायक नहीं थी? भले ही उसे पहले से पता था कि वो ऐसा ही करेगा, फिर भी उसके सीने में इतना भयंकर दर्द क्यों हो रहा था? पूरा फ्यूज उड़ा। जैसे ही मैंने वो जड़ी बूटी बाहर निकाली, यिन मेंगियाओ ने तुरंत वो सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया। ऐसा लगा जैसे उसका तो भारी वाला पोपट हो गया हो। उसने अपने घुटनों को कसकर गले लगा लिया और खुद को सिकोड़कर अपनी आंखें पूरी तरह ढक लीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। तभी बगल में खड़ी असिस्टेंट झांग टिंग ने धीरे से पूछा, मैडम, क्या मुझे उस बंदे को वापस पकड़कर लाना चाहिए? यिन मेंगियाओ ने भारी और टूटी हुई आवाज में कहा, नहीं, इस फालतू इंसान को अब हमेशा के लिए जाने दो। झांग टिंग ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप उसकी बात मान ली। उधर जड़ी बूटी हासिल करने के बाद मैं सीधा अगले काम पर निकल लिया बॉस। मैं सीधा किचन की ओर गया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऊपर क्या रायता फैला है। बस इतना महसूस हुआ कि फर्स्ट फ्लोर का हॉल कुछ ज्यादा ही शांत था और दवा तैयार होने के बाद 1 घंटा बीत चुका था। जब मैं वो कड़क दवा लेकर ऊपर जा रहा था तो इत्तेफाक से मुझे रास्ते में कोई मिल गया। नीचे आती हुई झांग टिंग थी। मुझे वहां इस तरह देखकर वो कुछ पल के लिए पूरी तरह से एकदम सुन्न पड़ गई थी। यार, तुम अभी तक यहां से गए क्यों नहीं? मैंने कन्फ्यूजन में अपनी भौहें सिकोड़ी और उससे पूछा कि मैं कहाँ जाऊं भाई, मुझे तो अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं। क्या मैं आज रात यहीं नहीं रुकने वाला था? ये सुनकर झांग टिंग का पूरा दिमाग दही हो गया और उसकी भौहें अजीब तरीके से फड़कने लगी। उसकी नजर मेरे हाथों में रखे उस कटोरे पर पड़ी और वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने तुरंत पूछा कि आखिर ये क्या बवाल है? मैंने एकदम अपने ठीक सामने खड़ी उस बंदी को देखा और टशन में बोला, ये वो खास दवा है जो मैंने तुम्हारी मालकिन के लिए बनाई है। अगर ये रास्ते में ठंडी हो गई ना तो इसका असर उतना सॉलिड नहीं होगा। ये सुनकर झांग टिंग ने मुझे बहुत सीरियस होकर देखा और बोली, मेरी मालकिन के लिए? क्या मेरी मालकिन की तबीयत खराब है? क्या माजरा क्या है? मेरे कदम वहीं रुक गए। मुझे समझ आ गया कि यून मिंग्याओ को जहर दिया गया है। ये बात तो उसकी सबसे भरोसेमंद चमची को भी नहीं पता थी। ये तो बहुत डार्क है। यही सोचते हुए मैंने झांग टिंग की तरफ थोड़ी दया और तरस के साथ देखा। मैंने कहा, इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जाओ, जाकर आराम से सो जाओ। झांग टिंग को अंदर से ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने 10,000 पॉइंट का भारी डैमेज दे दिया हो। उसकी मालकिन के मामले भला उससे अलग कैसे हो सकते हैं? उसकी तो खटिया खड़ी हो गई। मैंने उस दिमाग खाने वाली औरत के साथ कोई फालतू बहस नहीं की और सीधा यून मेंगियाओ के दरवाजे तक चलकर गया। वहां पहुंचकर मैंने उसे खटखटाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। उसी वक्त यून मेंगियाओ कोने में सिकुड़कर बैठी थी और घुटनों को पकड़े हुए थी। उसने खुद को पूरी तरह उस अंधेरे के हवाले कर दिया था। वो उदासी उसे अंदर से खा रही थी। दरवाजे पर दस्तक सुनते ही वो बंदी थोड़ी झल्लाहट में बोली और सबको सीधा अपनी चेतावनी दे डाली। उसने इंटरकॉम पर चिढ़ते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, किसी को भी मुझे डिस्टर्ब करने की इजाजत नहीं है। मेरी तो एकदम खोपड़ी सटकी। झांग टिंग के डिवाइस से ऐसी भड़की आवाज सुनकर मैं पूरी तरह शॉक में चला गया। आखिर इस लड़की को अचानक क्या हो गया? कोई लोचा है क्या? झांग टिंग ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे समझाए। क्या उसे ये बताना चाहिए था कि उसकी मालकिन को लग रहा है कि मैं वो महंगी दवा चुराकर वहां से भाग गया हूं और इसीलिए उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है? वो ये सब मुझे बिल्कुल भी खुलकर नहीं बता सकती थी। तो उसने ये पूरा पंगा सुलझाने का काम हमारे ही ऊपर छोड़ दिया। यही सोचते हुए उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और बोली, मैडम, मिस्टर लियू यहाँ आपसे मिलने आए हैं, सीन क्या है? और फिर 3 सेकंड से भी कम वक्त में एक जोरदार क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुला। यून मेंगियाओ दरवाजे के बाहर खड़े मुझे एकदम शौक में सुन होकर घूर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक उसकी नजर उस चीज पर पड़ी जो मैंने अपने हाथों में पकड़ रखी थी। उसने थोड़ी हैरानी से पूछा कि आखिर ये क्या है? मैंने उसकी तरफ बड़ी बेचारगी से देखा और कहा, पहले मुझे अंदर तो आने दो। अगर हम दोनों ऐसे ही यहाँ बाहर खड़े रहे तो ये दवा सच में पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी। यून मिंग्याओ मुझे अंदर आने देने के लिए चुपचाप साइड में हट गई। जब मैं बिस्तर के पास वाली टेबल की तरफ बढ़ा तो मैंने सफाई देते हुए कहा, मैं पहले तुम्हें ही बताना चाहता था। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा तुम सो गई हो, इसलिए मैंने खुद ही वो स्पाइडर हर्ब पकाने का काम शुरू कर दिया था। ये सब बोलने के बाद मैंने उस दवा वाले कटोरे को उठाया और सीधा उसके पास चलकर गया। फिर मैंने टशन में कहा, इधर आओ और बिना नाटक किए चुपचाप इसे पी लो। यून मेंगियाओ ने दवा नहीं ली और मुझे एक अजीब जिद के साथ लगातार घूरती रही। उसने पूछा मेरे लिए। मैं एकदम हैरान होकर उसे देखने लगा था। यार, अरे तो और किसके लिए होगी? ये यून मेंगियाओ को ऐसा लगा जैसे वो अभी अभी किसी बहुत खतरनाक रोलर कोस्टर की सवारी करके आई हो। उसका जो दिल टूटकर एकदम रसातल में जा गिरा था वो धीरे धीरे फिर से गर्म होने लगा। लेकिन तुरंत उसके बाद उसे एक बहुत बड़ी दिक्कत का एहसास हुआ और मोए मोए हो गया। भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इस खास दवा की जरूरत है? चूंकि लियू यांग उसके लिए दवा बना सकता था तो उसे उसके शरीर के जहर के बारे में पक्का पहले से पता होगा। लेकिन उसने तो इस बारे में अपनी खास चमची झांग टिंग को भी नहीं बताया था।
तो फिर आखिर उसे ये सब कैसे पता चला? मैंने अपने चेहरे के भाव बदले बिना एक झूठ बोल दिया। तुम्हें नहीं पता कि मैं देसी दवाओं का उस्ताद हूँ। आज जब मैंने तुम्हारी कलाई पकड़ी थी तो मुझे तभी सब कुछ समझ आ गया था, एकदम ओजी। अब जल्दी से ये दवा पी लो यार, अगर ये ठंडी हो गई तो इसका असर अच्छा नहीं होगा। इतना बोलने के बाद भी यून मिंगयाओ ने फिर से वो दवा नहीं ली। आज रात मेरे इस अजीब बर्ताव के बारे में सोचकर उसे लगा जैसे उसने असली सच्चाई पकड़ ली है। उसने पूछा, क्या इसी वजह से मेरे लिए तुम्हारा रवैया पूरी तरह बदल गया है? जिस सच्चाई का उसने थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया था, उसने तुरंत उसके पिघलते हुए दिल और अच्छे मूड को वापस एकदम से जमीन पर पटक दिया और उसकी सारी उम्मीदों का पूरी तरह से एकदम बटाधार कर दिया। तो मतलब वो बंदा सिर्फ इसलिए इतना अच्छा बन रहा था क्योंकि ये दवा उसी पर इस्तेमाल होने वाली थी। मैं ये सब सुनकर एकदम भयंकर कंफ्यूजन में फंस गया था। तुम किस बारे में बात कर रही हो? पल्ले नहीं पड़ रहा, यून मिंग्याओ ने बहुत उदासी से कहा। एक बार मैं ये दवा पी लूं और ये जहर खत्म हो जाए तो तुम्हें कोई गिल्ट नहीं रहेगा और तुम मुझसे अपने सारे रिश्ते पूरी तरह खत्म करके निकल लोगे, है ना भाई? का कट गया। मेरे चेहरे पर हजारों सवाल छप गए थे। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरा एक छोटा सा झूठ उसे इस लेवल तक ओवरथिंक करने पर मजबूर कर देगा यार। एक पल के लिए मुझे उस पर गुस्सा भी आया और हंसी भी छूट गई। मैंने कहा, अगर मुझे तुमसे सच में अपना हर रिश्ता तोड़ना ही होता तो मैं बस तुम्हें यह दवा पकड़ा देता। मैं तुम्हारे साथ आखिरी दम तक रुकने का वादा ही क्यों करता? तुम भी ना एकदम ही डम हो। यून मिंग्याओ, क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है या फिर तुम्हें खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं बचा है? ये सुनकर यून मिंग्याओ ने एक बहुत ही कड़वी और दर्द भरी हंसी हंसी। मुयान, इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही वो अकेले इंसान हो जो मुझे इनसिक्योर फील कराते हो। वो लड़की हमेशा से ऊपर वाले की सबसे फेवरेट और बहुत लाडली बेटी रही थी, फिर भी मेरी वजह से वो बहुत बुरी तरह से ठोकर खाकर गिर पड़ी थी। यहां तक कि वो एक ऐसी औरत से भी जलने लगी थी जो लगभग हर एक चीज में उससे बहुत ही ज्यादा पीछे थी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उस इंसान ने मेरा पूरा का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच रखा था, जिसे देखकर उसका पूरा फ्यूज उड़ गया। इस बार मैं एकदम शांत हो गया। बिना कोई फालतू बकवास किए मैंने वो कड़वी दवा चुपचाप वापस उसके हाथ में थमा दी, क्योंकि मुझे अब कोई भी सफाई बिल्कुल नहीं देनी थी। मेरी जान, दवा तो बन चुकी है और ये सुलिन्यान की माँ वाली पर्ची बिल्कुल नहीं है, इसलिए फालतू दिमाग दही मत कर और शांति से पी ले। अगर तूने इसे नहीं पिया तो ये सीधा कचरे में जाएगा। इस बार यून मिंग्याओ ने ज्यादा नखरे नहीं दिखाए, पर उसके दिल में अभी भी बहुत तगड़ा लोचा चल रहा था और वो अंदर से बहुत उदास थी। उसे लग रहा था कि मेरा इस तरह बात को घुमाना और अपना एटीट्यूड बदलना उसके लिए किसी मौत की सजा से कम नहीं है, और उसकी तो पूरी हवा टाइट हो गई थी एकदम। अगर लू यान यही चाहता था तो वो अब खुद को उसके लिए एक बोझ बिल्कुल नहीं बनने देगी और अपनी इज्जत बचाकर दूर जाएगी। वो पूरी जड़ी बूटी वाली कड़वी दवा गटकने के बाद यून मिंग्याओ का चेहरा एकदम अजीब सा हो गया, पर दूसरी तरफ मेरी आंखों और होठों पर एक बहुत ही कातिलाना मुस्कान छा गई, जिसे देखकर उसका दिमाग सुन पड़ गया था। क्या बहुत कड़वा लगा? उसने अपने होंठ पहुंचे और बोली, सब ठीक है। फिर मैंने कहा, मेरी गलती है जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से कोई भी मीठी कैंडी नहीं रखी थी, मेरी अप्सरा। यून मिंग्याओ को मेरी बात पर हंसी आ गई और वो बोली, कोई जरूरत नहीं, मैं बच्ची नहीं हूं अब। तभी यून मिंग्याओ को अचानक एहसास हुआ कि मैंने अभी जो भी बोला वो लू यान के मुंह से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था सच। और अगर उसे सच में उसे छोड़कर जाना होता तो वो इतनी सिरदर्दी कभी नहीं पालता इससे पहले कि वो ये सब पक्का करने के लिए अपना सिर ऊपर उठाकर मेरी तरफ प्यार से देखती ही रहती। अचानक उसकी आंखों के सामने एक साया आ गया। मैं थोड़ा और करीब झुका और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को बड़े ही प्यार से पकड़ लिया। सख्त लौंडा पिघल गया, तो फिर मुझे भी इसका थोड़ा स्वाद चखने दो। बस इतना कहकर मैंने सीधा उसके होठों पर किस कर लिया। यून मिंग्याओ की आंखें एकदम फटी की फटी रह गई, जैसे उसके होश ही उड़ गए हों, और उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी सीधा उसकी रूह तक उतर गई, जिससे उसका पूरा बदन बुरी तरह से कांपने लग गया। कमरे का वो गर्मा गर्म माहौल लगातार बढ़ता ही जा रहा था और हम दोनों उस एक खतरनाक किस के नशे में पूरी तरह से डूबकर अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद हम दोनों एक साथ उस मुलायम बिस्तर पर गिर पड़े और तब जाकर मेरे अंदर की थोड़ी बहुत बची हुई अकल वापस आई, वरना तो बड़ा भारी वाला कांड हो जाता। यार, तूने अभी अपनी दवा खत्म की है, पहले शांति से लेटकर आराम कर ले। लेकिन यून मिंग्याओ की आंखों में वो कातिलाना हवस अभी भी पूरी तरह से कूट कूट कर भरी हुई थी। वो मुझे पागलों की तरह घूरते हुए बोली, लू यान, मैंने तुम्हें जाने का एक पूरा मौका दिया था, लेकिन तुम खुद ही वापस लौटकर मेरे पास आए हो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। अगर उसने उसे कभी नहीं पाया होता तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेती, लेकिन मेरी आंखों में एक भी आंसू या माथे पर शिकन नहीं देख पाती। पर अब जब उसने मुझे सच में पा लिया था तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकती थी। चाहे लू यान उससे प्यार करे या ना करे, उसे अब मेरे पास से जाने या दूर भागने के बारे में सपने में भी नहीं सोचना चाहिए था। यून मिंग्याओ को अपनी तरफ थोड़ा और ज्यादा करीब आते देखकर मैंने धीरे से उसके कंधों को पकड़कर नीचे दबाया और उसके ऊपर कंबल को एकदम सही तरीके से ओढ़ा दिया ताकि वो आराम कर सके, मेरी फिदा करने वाली। फिर मैं उसके बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया और यून मिंग्याओ की तरफ बड़े प्यार से देखते हुए बोला, अब अच्छे बच्चों की तरह सो जा और आराम कर ले, इससे तेरा शरीर जल्दी ठीक होगा और तू फिर से क़यामत लगेगी। यून मिंग्याओ ने मेरी तरफ एकदम सपनों में खोए हुए देखा और उसके लाल होंठ एक दूसरे से दबने के बाद हल्के से खुले, और उस वक्त मेरी पूरी तरह से बैंड बजी हुई थी। मैं इतना थक चुका था कि आंखें खोलने तक की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए मुझे ठीक से सुनाई ही नहीं दिया कि उसने क्या कहा
और मैं उसकी आंखों में वो एकदम पागलपन वाला जुनून और मुझे हमेशा अपना बनाए रखने की खतरनाक हवस देख नहीं पाया। अगली सुबह जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि यून मिंग्याओ बिना अपनी पलकें झपकाए मुझे घूरे जा रही थी, जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे पड़ गए थे। मेरा माथा ठनका और मैंने बिना कोई टाइम पास किए फौरन अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि उसकी नब्ज चेक करके मैं असली माजरा समझ सकूं। आज जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो जहर अब एकदम खत्म हो चुका है, तब जाकर मेरी जान में जान आई और फिर मेरे खुराफाती दिमाग में एक और बड़ा अजीब सा शक पैदा हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये पूरी रात बिना सोए बस मुझे ही निहारती रही? ये बात दिमाग में आते ही मैंने सीधा उससे पूछ लिया। यून मिंग्याओ काफी देर तक एकदम शांत रही और फिर बोली, मुझे डर लग रहा था मेरी जान, सच डर था कि ये सब बस एक सपना ना हो और मेरी आंखें खुलते ही सब कुछ हमेशा के लिए तुरंत गायब हो जाएगा। मैंने अपने मन ही मन में गहरी सांस ली और कहा, डर मत, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा मेरी हसीन अप्सरा। ये सुनकर यून मिंग्याओ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और मेरे सीने से चिपक कर बोली, ये बात तुमने खुद ही अपने मुंह से बोली है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ भाई, मैंने ही बोला है। फिर मैंने हल्के से उसका हाथ थपथपाया और बोला, अब मुझे उठना है क्योंकि बहुत सारे काम पड़े हैं। लेकिन यून मिंग्याओ ने मुझे छोड़ने के बजाय मुझे और भी ज्यादा कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और वो तुरंत बोली, तुम कहाँ जा रहे हो अब? मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपना सिर पकड़ लिया। क्या ये सब सिर्फ मेरा वहम था या सच में एक ही रात के अंदर यून मिंग्याओ हद से ज्यादा चिपकू और मेरे प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी थी? जाहिर सी बात है, मैं अपनी कंपनी जा रहा हूं, तू अच्छे से जानती है कि मेरे ऊपर काम का कितना बड़ा बवाल रहता है आज। यून मिंग्याओ के होठ थोड़ा सा हिले, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और उसने एकदम चुप्पी साध ली थी। फिर भी मैंने बहुत चालाकी से पकड़ लिया कि उसे किस बात की टेंशन थी और अचानक से मेरा उसकी टांग खींचने का मजे लेने का मन हुआ। अरे मैं तो भूल ही गया था कि सुलिंग यून अभी भी कंपनी में ही है। ये सुनते ही यून मिंग्याओ ने अपने हाथों से मुझे और भी ज्यादा मजबूती से जकड़ लिया, एकदम टाइट करके। तुम कहीं नहीं जा रहे हो? वो बुरी तरह से घबरा गई और उसकी ये फटी हुई हालत देखकर मैं मुस्कुराया। अगर तू मुझे अपनी कंपनी ही नहीं जाने देगी तो मैं उसे वहां से लात मारकर कैसे निकालूंगा? मेरी ये बात सुनते ही यून मिंग्याओ एकदम शौक में बुद्ध बनकर रह गई। तुमने अभी क्या कहा? मैंने हर एक शब्द बिल्कुल साफ दोहराया। तूने एकदम सही सुना। मैंने कहा कि मैं उसे अपनी कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकालने वाला हूं, हमेशा के लिए। आज क्या हुआ? क्या तुझे इस बात से कोई दिक्कत है? यून मिंग्याओ को लग रहा था कि वो अभी भी कोई सपना देख रही है। नाश्ता करने के बाद यून मिंग्याओ मेरे साथ मेरे ऑफिस जाने की जिद करने लगी, पर मैंने उसे जबरदस्ती पकड़कर वापस बिस्तर में धकेल दिया ताकि वो आराम कर सके। आज यून मिंग्याओ के घर से बाहर निकलने के बाद मैं एकदम स्वैग में सीधा अपनी उस मेबैक गाड़ी की तरफ चला जो सड़क के किनारे खड़ी हुई थी। जैसे ही मेरी असिस्टेंट शेन बिंगबिंग ने मुझे अपनी तरफ आते हुए देखा, वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत अपनी ड्राइविंग सीट से बाहर निकली और बड़ी फुर्ती से मेरे लिए पीछे वाला दरवाजा खोल दिया था। वो एकदम अदब से बोली, प्रेसिडेंट लियू। मैंने भी हाँ में सिर हिलाकर उसे अपना बॉसी एटीट्यूड दिखाया और फिर नीचे झुककर अपनी लग्जरी गाड़ी के अंदर बैठ गया। बिना बोले कंपनी के रास्ते में शेन बिंगबिंग बार बार आगे वाले शीशे से मुझे घूर रही थी, जैसे उसे कोई बहुत बड़ी खुजली मची हो और वो मुझसे कुछ उगलवाना चाहती हो। आज सच भले ही मैं अपनी आंखें बंद करके चिल कर रहा था, लेकिन उसकी वो घूरती हुई नजरें मैं इग्नोर नहीं कर पाया। मैंने सीधा बोला, अगर कुछ पूछना है तो बक दे और खत्म कर बात। शेन बिंगबिंग ने हल्का सा अपना गला साफ किया और बड़ी होशियारी से बोली, प्रेसिडेंट लियू, आपके निजी मामलों के बारे में पूछने का हक मुझ जैसी छोटी कर्मचारी को तो बिल्कुल भी नहीं है सच में। लेकिन अगर प्रेसिडेंट लियू खुद ही मुझे अपनी बातें बताना चाहते हैं तो आपकी खास सहायक होने के नाते मैं एकदम शांति से बैठकर आपकी पूरी कहानी मजे से सुनूंगी। मैं तो उसकी बात सुनकर खांसते खांसते बचा और सोचने लगा कि क्या मैं इसके साथ ज्यादा ही शरीफ रहता हूं? ऐसी कौन सी सहायक होती है जो अपने ही खूंखार बॉस के इतने तगड़े मजे लेती है? खैर जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी बात छुपाने की जरूरत है, इसलिए मैंने सीधा सच बता दिया कि मेरा और सुलिन यून का खेल खत्म हो गया। अब मेरी नई बंदी यून मिंग्याओ है, तो बस इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से घुसा ले जब भी तू आगे से उससे कभी भी मिलेगी तो। हालांकि उसे पहले से ही इस पूरे झोल के बारे में शक था, लेकिन मेरे मुंह से ये बात एकदम सीधा सुनकर शेन बिंगबिंग के पूरी तरह से फ्यूज उड़ गए थे। लेकिन फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो लंबी चैन की सांस लेते हुए बोली, प्रेसिडेंट लियू, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत टाइम से एक बात कहनी थी यार। एकदम ट्रैफिक वाली भसड़ में फंसी शेन ने जोर से ब्रेक मारा और अपने अंदर की पूरी बात निकाल दी। बिंगबिंग ने अचानक गाड़ी का ब्रेक दबाया और उसके दिमाग का सारा लोचा एकदम क्लियर हो गया, क्योंकि अब उसे पक्का पता चल चुका था कि उसका बॉस पुरानी लड़की से आगे बढ़ चुका है। अब उसके दिल में कोई डर या झिझक नहीं बची थी। वो सीधा बोली, मुझे हमेशा से यही लगता था कि वो डायरेक्टर सू आपके बिल्कुल लायक नहीं थी। मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था कि आपने उस नली को क्यों चुना और यून मिंग्याओ जैसी कड़क बंदी को पूरी तरह इग्नोर मार दिया। वो अप्सरा हर मामले में उस लड़की से लाख गुना ऊपर है और वो सिर्फ आप पे पूरी तरह फिदा है। लेकिन मौज कर दी आपने जो अपना मूड बदल लिया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। गेम पलटने का टाइम है। कोई भी चीज कभी लेट नहीं होती, लेकिन हमारी तो पूरी एक जिंदगी ही कट गई थी यार। अगर मेरा दूसरा जन्म ना हुआ होता तो सच में सब सत्यानाश हो जाता। जैसा यून मिंग्याओ ने बोला था कि अगले जन्म में हमारे दोबारा मिलने का कोई चांस नहीं बचने वाला था और मेरी खटिया खड़ी हो जाती। रही बात मैंने सू लिंगयान को क्यों चुना, तो मैं कोई ढक्कन थोड़ी था जो सामने खड़ी उस किलर वाइफ को ऐसे ही इग्नोर मार देता। मैंने उस बंदी को इग्नोर किया जो कतई जहर लग रही थी और हर तरफ से बेस्ट थी, सिर्फ इसलिए ताकि मैं उस नल्ली को चुन सकूं जो हमारी यून मिंग्याओ के आगे एक चवन्नी छाप लड़की थी।
असली माजरा तो ये है कि मैं और सुलिन्यान अपने पिछले जन्म में ही एक दूसरे पर लट्टू हो चुके थे और हम दोनों ने अपने प्यार की खातिर एक साथ अपनी जान दी। मैं अपने उसी पहले वाले जन्म की सारी पुरानी यादें लेकर पैदा हुआ था, तो इस मॉडर्न दुनिया में आने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं उस बंदी को ढूंढने के लिए ना निकलूं, और ना ही मैं किसी भी दूसरी अप्सरा को कोई भाव या चांस दे सकता था, क्योंकि भाई प्यार के मामले में ईमानदारी मेरे खून के अंदर एकदम कूट कूट कर भरी है। लेकिन अपने पिछले जन्म में सुलिन्यान को वापस पाने के बाद मैंने कभी भी उसकी खराब हालत या फटे हाल जिंदगी का मजाक नहीं बनाया था यार। उल्टा मैंने उसे ये कहकर समझाया कि उसके साथ ये सारा कचरा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे हमारे पुराने जन्म की कोई भी बात याद नहीं है। मैं उस बंदी को अपनी खुद की कंपनी में लेकर आया और उसका ऐसा तगड़ा भौकाल सेट किया कि प्रमोशन दे देकर उसे सीधा कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी बॉस बना दिया था। मैंने उस अमीर खानदान की नाजायज औलाद की इतनी मदद की कि उसे उसके असली परिवार में वापस एंट्री दिलवा दी और उसका रुतबा वापस लौटाया, उसकी पूरी खोई हुई इज्जत वापस दिलवाई और बिना रुके पागलों की तरह गधों वाली मेहनत करके उसके पूरे खानदानी बिजनेस को अकेले अपने दम पर खड़ा किया और उसे शानदार तरीके से चलाया भी। लेकिन आखिर में मेरा तो तगड़ा वाला कट गया भाई। जब भी मैं प्यार में दी गई हमारी उस पुरानी जान की कस्में और वादों को याद करता हूं ना, तो मुझे यही लगता है कि हम तीनों जन्मों तक पूरी ईमानदारी से एक दूसरे के रहेंगे और मरते दम तक सिर्फ प्यार करेंगे। वो सारी बातें अब किसी फालतू जोकर वाले मजाक जैसी लगती हैं आज मुझे यार। मैंने कार की खिड़की के बाहर तेजी से पीछे छूटते हुए नजारों को बड़े आराम से देखा और आगे जो बवाल होने वाला था उसका सोचकर मेरे अंदर अलग एक्साइटमेंट आ गई थी। सुन सुलिन्यान, तू मेरे पिछले 2 जन्मों के उस तगड़े वाले उधार और मेरे किए गए सारे एहसानों के भारी कर्ज में दबी हुई है, और भिड़ू इस बार तो मैं उस पुराने उधार को एकदम कायदे से भूलने वाला हूं ताकि मैं तेरा वो गेम बजा सकूं जो तूने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा अपनी पूरी जिंदगी में कभी। अपनी कंपनी में कदम रखते ही मैंने रास्ते में गुड मॉर्निंग बोलते हुए सारे एम्प्लॉयज को सीधा इग्नोर मारा और पूरे फुल स्वैग में सीधे अपने प्रेसिडेंट वाले प्राइवेट एलिवेटर की तरफ बिना किसी को देखे निकल गया था। सबसे टॉप फ्लोर का बटन दबाते हुए मैंने शेन बिंगबिंग को सीधा ऑर्डर चिपकाया कि जाकर कंपनी के सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को तुरंत मीटिंग के लिए बुलाकर लाओ। अभी हम ठीक आधे घंटे के अंदर मेन कॉन्फ्रेंस रूम में एक बड़ी मीटिंग करेंगे, और हाँ, ये भी चेक करना कि वो पनौती सुलिन्यान अब तक ऑफिस आई है या नहीं। अगर वो नल्ली अब तक नहीं आई है तो उसे कॉल लगाओ और ऑफिस बुलाओ। मैंने एक पल रुककर अपना भौकाल सेट करते हुए उसमें आगे बोला था। अगर वो बंदी किसी हॉस्पिटल में पड़ी हुई अपना कोई इलाज भी करवा रही हो ना, तो भी घसीटते हुए उसे सीधा यहाँ मेरे सामने लेकर आओ, एकदम तुरंत अभी। शेन बिंगबिंग ने धीरे से अपनी मुंडी हिलाई और बात मान ली। ये मेरे उस खतरनाक और खुखार बदले का एकदम पहला सॉलिड स्टेप होने वाला था, और जाहिर सी बात है कि मेरा पहला दांव सुलिन्यान को कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकालना था। अगर वो मुझे सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल करना चाहती थी ना, मेरे सारे पैसों को अपनी जागीर समझकर अपने परिवार में वापस घुसने का प्लान बना रही थी, तो ये इस बात पर टिका था कि मैं उसे ऐसा कोई भी फालतू मौका दूंगा या फिर नहीं दूंगा। मैं बस ये सब बातें अपने दिमाग में सोच ही रहा था कि तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने वो फोल्डर उठाया और अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। जैसे ही गेट खोला तो देखा वो चवन्नी छाप सुलिन्यान बाहर एकदम डरी हुई शक्ल बनाकर खड़ी थी और बोली, लू यान, फाइनली तुम मिल गए। कल रात को तुम्हें अचानक क्या हो गया था यार? मुझे आंटी ली ने बताया कि तुम कल पूरी रात अपने घर वापस ही नहीं आए थे। क्या सच में तुम वो पूरा टाइम उस यून मिंग्याओ के साथ बिता रहे थे? उसकी फालतू बकवास खत्म होते होते उसकी आवाज में जलन एकदम साफ झलक रही थी, लेकिन मैंने उसकी किसी भी बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसकी जगह मैंने बस शांति से उसके उस हाथ की तरफ देखा जिस पर बड़ी सी सफेद पट्टियां बंधी हुई थीं, और उससे पूछा कि अब तुम्हारे उस हाथ का क्या हाल है बेड़ू? अपनी उस चोट के बारे में सोचकर सुलिन्यान की आंखें एकदम से उदास हो गईं, लेकिन मेरी थोड़ी सी केयर देखकर उसने तुरंत ही मेरे सामने विक्टिम कार्ड खेलना और नाटक करना शुरू कर दिया था। वो एकदम बेचारी बनकर मुझसे सिंपैथी लूटने का ट्राई कर रही थी। बोली, डॉक्टर ने तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने को कहा था, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी ना मेरे यार, इसलिए मैंने बस छोटी सी पट्टी बंधवा ली। वैसे तुम भी तो मेडिकल लाइन का सब जानते हो ना, जरा एक बार देखकर बताओ कि क्या डॉक्टर ने मेरा ये सारा इलाज सही से किया भी है? मैंने उसे पूरी तरह हवा आने दे वाले एटीट्यूड में इग्नोर किया और लिफ्ट की तरफ निकल लिया, तो वो सुलिन्यान भी पागलों की तरह मेरे पीछे आई। अब मुझे उस फट्टू लड़की की असली औकात अच्छे से पता चल चुकी थी, इसलिए उसके साथ एक बंद जगह पर खड़े रहने में मुझे अजीब लगता था। मुझे उस बंदी से बहुत ज्यादा वाली चिढ़ मच रही थी, लेकिन किस्मत से कॉन्फ्रेंस रूम वाला फ्लोर उस टॉप फ्लोर से ज्यादा दूर नहीं था। जैसे ही वो शानी सुलिन्यान माहौल को भांपते हुए अपना मुंह खोलकर कोई नया ड्रामा शुरू करने ही वाली थी कि तभी अचानक लिफ्ट की घंटी जोर से बजी और वो सही फ्लोर पर रुक भी गई थी। उस घुटन से बाहर कदम रखते ही मैंने चैन की एक लंबी सांस ली और सीधा अपनी एकदम किलर चाल में आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। मैं सीधा उस गैलरी के एकदम आखिर वाले मेन कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ गया। वहां शेन बिंगबिंग पहले से ही गेट पर खड़ी थी और उसने मेरे लिए वो बड़ा सा दरवाजा खोलकर रख दिया। वो धीरे से बोली, प्रेसिडेंट लियू, सारे लोग आ चुके हैं। ये सुनकर पीछे खड़ी उस सुलिन्यान ने शेन बिंगबिंग को बड़े ही शक वाले लुक से घूर लिया। पता नहीं क्यों, पर आज उस चवन्नी छाप लड़की को ऐसा लग रहा था कि शेन बिंगबिंग के उसे देखने का वो स्टाइल पहले से बहुत ज्यादा अजीब और अलग है। शेन बिंगबिंग ने उसे पूरी तरह इग्नोर मारने की एक्टिंग की और अपने हाथ में जमा किए हुए कागजात उठाकर चुपचाप मेरे पीछे पीछे रूम में आ गई।
वहां बैठे सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की घूरती हुई तीखी नजरों के बीच मैं एकदम शांति और पूरे फुल ऑन भौकाल के साथ चलते हुए सीधा कॉन्फ्रेंस टेबल की अपनी मेन बॉस वाली कुर्सी तक गया और वहां जाकर बैठ गया। मैंने एक बहुत ही जोरदार आवाज के साथ अपना वो फोल्डर उठाकर सीधा उस कॉन्फ्रेंस टेबल पर जोर से पटका, जिसे देखकर वहां बैठे सारे एग्जीक्यूटिव्स बुरी तरह चौंक गए और बार बार मेरी तरफ ही घूरने लग गए। मैंने अपनी कुर्सी के पिछले हिस्से पर आराम से अपनी ठुड्डी टिकाई और अपना स्वैग दिखाते हुए बोला, मैंने आज आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आज इस कंपनी के कुछ खास एग्जीक्यूटिव्स की पोस्ट में तगड़े वाले और बड़े बदलाव पक्का होने जा रहे हैं। अपनी बात खत्म करके मैंने सीधा मुड़कर उस चवन्नी छाप सु लिनयान की तरफ देखा जो अभी वहां बैठी थी। डायरेक्टर सू ने अपनी कुर्सी का गलत फायदा उठाया और कई बार कंपनी के पैसे अपनी जेब में डाले, जिससे हमारा बहुत ही तगड़ा वाला नुकसान हुआ है। ये तो एकदम खुला हुआ धोखा है यार। बहुत सोच विचार करने के बाद मैनेजमेंट ने यह फाइनल फैसला लिया है कि इस धोखेबाज औरत का कॉन्ट्रैक्ट अब पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए ताकि कंपनी को आगे कोई और बड़ा चूना न लगे और बवाल न मचे। थोड़ा सा रुक कर मैंने सु लिनयून की तरफ घूर कर देखा जिसका फ्यूज उड़ा हुआ था। मैंने कड़क आवाज में पूछा, मैडम आप खुद इज्जत से अपना इस्तीफा देंगी या फिर आपको सरेआम बेइज्जत करके धक्के मारकर बाहर निकाला जाए। जैसे ही मेरे मुंह से ये कड़वे शब्द निकले, पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस रूम एकदम से सन्नाटे में चला गया। किसी की भी वहां कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ सु लिनयून ही नहीं बल्कि बाकी के सभी बड़े अधिकारी भी पूरी तरह से शॉक में थे। उनका तो माथा ठनका, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपने ही कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एकदम डम्ब। सबको पहली बार में यही लगा कि इस कपल के बीच कोई भयंकर वाला लफड़ा हो गया है। कुछ लोग अंदर मजे ले रहे थे जबकि बाकी बीच बचाव कर रहे थे। तभी उनमें से एक बोला, बॉस क्या आपको नहीं लगता कि यह सजा कुछ ज्यादा ही भारी है? भले ही डायरेक्टर ने गलतियां की हैं, लेकिन उसने कंपनी के लिए कई सारे अच्छे और बेहतरीन काम भी तो किए हैं। पसीना भी बहाया है, उसकी लीडरशिप में सेल्स डिपार्टमेंट का ग्राफ ऊपर ही गया है और वैसे भी वो पैसों के घपले वाला सारा का सारा पुराना मामला अब पूरी तरह से शांत हो चुका है। मेरे भाई, डायरेक्टर ने वो सारा पैसा वापस चुका दिया है, क्या हम उन्हें कोई और सजा नहीं दे सकते? मैंने बोलने वाले उस फट्टू इंसान की तरफ एकदम गुस्से से अपनी नजरें घुमाई और उसे घूरकर अच्छे से देखा। सु लिनयून सच में बहुत चालू औरत थी। कंपनी में आए उसे 1 साल भी नहीं हुआ था और उसने एक पुराने खिलाड़ी को अपनी तरफ कर लिया था यार, ताकि वो उसके हक में बोल सके। डायरेक्टर झाओ युआन, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट ने जो भी झंडे गाड़े हैं वो सब सिर्फ इसी मोहतरमा का काम है कि मेहरबानी है और कंपनी के पैसों पर डाका डालने जैसी खतरनाक चीज को ऐसे ही हल्के में हवा आने दे कहकर इग्नोर कर दिया जाए? क्या तुम्हारा यही मतलब है? मेरा वो मतलब नहीं था। ये सुनते ही झाओ युआन के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि सु लिनयून उसे भीख मांगने वाली नजरों से देख रही थी कि मुझे बचा लो। वो बेचारी शक्ल बनाकर बस मुझे मनाता रहा और बोला कि हम सब जानते हैं कि मियाँ बीवी के बीच तो ऐसी छोटी मोटी खटपट होती ही रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे बस इस बात का डर है कि अगर आप दोनों अड़ गए तो बाद में रायता फैलेगा। मैंने एक बहुत ही डरावनी और कड़वी हंसी के साथ उसे घूर कर देखा। फिर तो मुझे तुम्हारी फिक्र के लिए शुक्रिया कहना चाहिए, मेरी क्या औकात जाओ। युवा ने तुरंत हाथ हिलाए और कहा, मैं ऐसी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो डरपोक फिर भी मुझे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने उसकी बात काटी और कहा, डायरेक्टर झाओ, तुम बताओ कि कंपनी का असली बॉस मैं हूं या फिर तुम हो झाओ। युवान की हवा टाइट हो गई और वो एकदम चुप हो गया। उसने बेचारगी से सु लिनयून की तरफ देखा जैसे बोल रहा हो, लोचा है। सु लिनयून ने मन ही मन उसे नल्ला कहकर गालियां दी और उसकी सारी उम्मीद सिर्फ मुझ पर टिकी थी। मैंने मना नहीं किया। अगर बड़े लोगों को निकालने के लिए कोई मीटिंग जरूरी ना होती, मेरी जान तो सबकी राय सुनने का कोई ड्रामा ना होता, तो मैं इतनी भी मेहनत नहीं करता। इस प्रोसेस के बाद जैसे ही सब बाहर गए, सु लिनयून तुरंत अपनी जगह से उठी और आगे की तरफ झुक गई। उसने जानबूझकर अपना कातिलाना फिगर फ्लॉन्ट किया। उसने अपनी एक उंगली उठाई और प्यार से मेरी ठुड्डी को ऊपर की तरफ किया। उसकी नशीली आवाज में मुझे फंसाने वाला एक अलग ही जादू और गहरा लालच भरा हुआ था यार। मुयान, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मैं बस हल्के से मुस्कुरा दिया। तुमने कंपनी का पैसा अपनी जेब में डाला और अब तुम खुद यहां से हमेशा के लिए जा रही हो, तो इसमें क्या बवाल हो गया? सु लिनयून ने गुस्से में अपनी भुएं सिकोड़ ली। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही हूं, और अगर तुम सिर्फ उस छोटी सी बात की वजह से मुझसे इतना नाराज थे तो तुम मुझसे पंगा लेने के लिए आज तक का लंबा इंतजार नहीं करते। तुम पक्का मेरी तरफ से वो सारा चोरी किया हुआ पैसा अपनी जेब से अपनी इस कंपनी को वापस तो बिल्कुल भी नहीं भरते मेरी जान। क्या तुम ऐसा करते? मेरे चेहरे पर जो कूल सी मुस्कान थी वो लगभग गायब हो गई। क्या वो डेढ़ शाणी मुझे ये याद दिला रही थी कि मैं पहले कितना बड़ा गधा हुआ करता था सच में यार? क्या तुम सच में इसका असली कारण जानना चाहती हो? मैंने अपने हाथ बांध लिए। हालांकि मैं अपनी सीट पर बैठा रहा, लेकिन सु लिनयून के लिए मेरी आंखों में नफरत थी। जब मैं तुमसे प्यार करता था तो मैंने तुम्हें सिर पर बिठा रखा था। अब जब मेरा प्यार खत्म हो गया तो तुम्हारी औकात क्या है पट्टू? सु लिनयून ने मुट्ठी कसी, सांसें भारी हो गईं और सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। वो जोर से चिल्लाई, मुयान, तुम ही वो इंसान थे जो मेरे पीछे पड़े थे, और अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो फिर तुम किससे प्यार करते हो? क्या वो यान मेंग्याओ है? मेरा चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि मुझे उसकी बातों से कोफ्त हो रही थी। वो तुम्हारा सिरदर्द नहीं है, इसलिए अपना दिमाग मत लगाओ और खुद को बेचारी मत दिखाओ। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, या फिर मैं तुम्हारे लिए अपने परिवार में वापस लौटने का सिर्फ एक मोहरा था? मुझे लगता है गेम बच चुका। इस बात का जवाब तुम दुनिया में किसी और से बेहतर तरीके से जानती हो। सु लिनयून, मैंने आज तक कभी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन तुम मुझ पर जो भारी उधार छोड़कर जा रही हो ना, उसे तुम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चुका पाओगी।
यह सुनकर सू लिन्यून को अंदर से थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ, लेकिन मेरी आखिरी बात सुनने के बाद उसे लगा कि दाल में कुछ काला है। जैसे ही वो अपना मुंह खोलकर कुछ बोलने ही वाली थी, मैंने उसे जोर से धक्का देकर एकदम किनारे कर दिया। अपना इस्तीफा खुद ही जमा कर देना, मुझसे ये बात दोबारा मत कहलवाना। ये बोलकर मैं बिना पीछे मुड़े वहां से टशन में सीधा बाहर निकल गया और पूरा सीन ही बदल गया। जिन अधिकारियों को मीटिंग से बाहर निकाला गया था, उन्हें लगा कि बंद दरवाजों के पीछे एक कपल आपस में बात करेगा और सारा का सारा लोचा प्यार से एकदम सेट हो जाएगा, लेकिन इसके बजाय उन्होंने सू लिन्यून को अपना सारा सामान उठाकर शौक में सुन्न होकर कंपनी की बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा। उनकी तो बुरी तरह हालत ही खराब हो गई। जल्दी ही पूरी कंपनी में ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई। इसी बीच जब यान मिंग्याओ उठी तो उसने एक डॉक्टर को झांग टिंग के साथ देखा, जो उससे बात कर रही थी। मैडम, आप फाइनली उठ गईं। जैसे ही झांग टिंग ने यान मिंग्याओ को अपनी आंखें खोलते हुए देखा, वो तुरंत भागते हुए एकदम तेजी से उसके पास पहुंच गई थी। यार, यान शिन्यू मजे से अपने सूरजमुखी के बीच चबाते हुए बिस्तर के पास आई और उसने यान मिंग्याओ की नब्ज चेक की कि बंदी जिंदा है या निकल ली। भाई, तुम्हारे शरीर का जहर अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। कल जब तुमने कहा कि तुम वो दवा किसी और को दोगी तो मेरी तो हवा टाइट हो गई। तुमने अचानक बाद में अपना मन कैसे बदल लिया? इससे पहले कि यान मिंग्याओ कुछ बोल पाती, झांग टिंग ने बीच में ही उसे पूरी बात अच्छे से समझा दी कि वो मिस्टर लियू ही थे जिन्होंने मैडम के लिए वो काढ़ा बनाने का कड़क फैसला लिया था, और अब हमारे मिस्टर लियू और हमारी मैडम दोनों एक साथ हैं। क्या बात है? कल रात मेरे उस तरस खाने वाले लुक के बारे में सोचकर झांग टिंग को अचानक से बहुत बुरा लगने लगा था और उसके अंदर एक अजीब सी दर्दनाक फीलिंग आने लगी थी। मैडम, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपको किसी ने जहर दे दिया है? क्या आपको सच में लगता है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आना चाहती थी? जैसे ही झांग टिंग ने यान मिंग्याओ को अपनी आंखें खोलते हुए देखा, वो तुरंत भागते हुए एकदम तेजी से उसके पास पहुंच गई थी। मेरे भाई, यान शिन्यू मजे से सूरजमुखी के बीच चबाते हुए बिस्तर के पास आई और उसने यान मिंग्याओ की नब्ज चेक की कि बंदी जिंदा है या निकल ली। तुम्हारे शरीर का जहर अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। कल जब तुमने कहा था कि तुम वो दवा किसी और को देने वाली हो, तो मेरी तो हवा टाइट हो गई थी और मैं डर के मारे लगभग मरने वाली थी। तुमने अचानक बाद में अपना मन कैसे बदल लिया? क्या तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल गई थी? डैम! इससे पहले कि यान मिंग्याओ कुछ बोल पाती, झांग टिंग ने बीच में ही उसे पूरी बात समझा दी कि वो मिस्टर लियू ही थे जिन्होंने मैडम के लिए काढ़ा बनाने का एकदम कड़क फैसला लिया था, और अब हमारे मिस्टर लियू और हमारी मैडम दोनों एक साथ हैं। ये सब देखकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। सच में दोनों की एकदम कड़क जोड़ी लग रही है। बॉस, हम मान गए। कल रात मेरे उस तरस खाने वाले लुक के बारे में सोचकर झांग टिंग को अचानक से बहुत बुरा लगने लगा था और उसके अंदर एक अजीब सी दर्दनाक फीलिंग आने लगी थी। मोए मोए, मैडम, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपको जहर दे दिया गया है? क्या आपको सच में लगता है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आना चाहती थी? मैं तो बस आपके लिए परेशान थी। मेरा तो एकदम बटाधार हो गया। यान शिन्यू ने उसकी तरफ अपनी आंखें घुमाईं और फिर बड़े ही अजीब तरीके से पूछा कि क्या वो सख्त लौंडा उस सुलिन्यान के प्यार में पूरी तरह से पागल नहीं था? अब वो अचानक से तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहा है और उसने तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया है। क्या ये बहुत बड़ा लोचा नहीं लग रहा है तुम्हें? क्या तुम्हें जरा भी शक नहीं है कि इसके पीछे उसका कोई बहुत खतरनाक छिपा हुआ मकसद हो सकता है? यून मिंग्याओ की आंखों में बिना किसी डर के एकदम पक्का वाला तगड़ा भरोसा भरा था। अगर उसका कोई छिपा हुआ मकसद है भी तो मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं खुशी खुशी उसे अपनी जान तक दे दूंगी। जो भी उसे चाहिए वो सब मिलेगा। ये सुनकर यान शिन्यू खुद को गाली देने से रोक नहीं पाई और भड़क कर बोली, क्या तेरा फ्यूज उड़ गया है जो पागल बनी है? तू हर बात पर बिना सोचे समझे अपनी जान दांव पर लगाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। क्या सच में तेरी जिंदगी की कीमत बस इतनी ज्यादा 2 कौड़ी भर की ही है? झांग टिंग ने बहुत ही तेजी से उसे चाय का एक कप पकड़ाया और बड़े ही ध्यान से यान शिन्यू के कंधों की मालिश करते हुए अपने शातिर दिमाग में ये बात सोचने लगी थी कि उसकी अपनी मालकिन की इस चचेरी बहन को छोड़कर उसी उम्र के ऐसे और किस इंसान की इतनी भयंकर औकात होगी जो उससे ऐसे बात कर सके। वो चाय पीने के बाद भी यान शिन्यू का गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ था। फिर कई सारे कप गटकने के बाद उसने अपना चाय का वो कप वहीं नीचे रख दिया। मेज पर कप रखकर उसने अपने कॉलर को एकदम स्वैग में सीधा किया और बोली, ठीक है भाई, जब तक तू एकदम सही सलामत है तब तक मुझे भी पूरी शांति है। मेरी लैब में अभी भी काम का एक बहुत ही बड़ा पहाड़ मेरा इंतजार कर रहा है। मैं निकल रही हूँ। मुझे बाहर तक छोड़ने की बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बावजूद भी झांग टिंग ने उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए एक बंदे का पूरा पक्का जुगाड़ कर ही दिया था। फिर वहां से उठने के बाद यून मिंग्याओ ने उस खाली पड़े हुए विला को चारों तरफ देखा और उसे अचानक से बहुत ही अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। भले ही लू यान सिर्फ एक ही रात के लिए वहां आकर उस जगह पर आराम करने रुका था। ये सब बातें सोचते हुए उसने सीधा झांग टिंग की तरफ देखा और हुक्म दिया कि गाड़ी तैयार करो, मैं उसे वहां से खुद अपने साथ वापस लेने जा रही हूँ। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले वो एक पल के लिए शांत रुकी। काम के बाद मेरा बंदा सुलिन्यान का वो इस्तीफा वाला लेटर अपने हाथ में मिलने के ठीक बाद मैंने कंपनी के अंदर स्टाफ में कुछ थोड़े बहुत जरूरी बदलाव किए और फिर अपने उसी पुराने कड़क स्वैग में हमेशा की तरह एकदम मजे से अपने ऑफिस में आके आराम से बैठ गया ही था और एकदम शांति से अपनी काम धंधे के मामलों को सुलझाने में पूरी तरह लग गया। जब काम से छुट्टी मिलने का टाइम हुआ तो मैंने थकान मिटाने अपना माथा रगड़ा और फिर झटके से अपना फोन उठा लिया। फोन की स्क्रीन देखने के लिए खोली तो वो सू लिन्यान और उसके नल्ले भाई के कॉल्स और फालतू मैसेजेस से पूरी तरह से भरा पड़ा हुआ था। मैंने उनका वो सारा रायता बिना पढ़े ही सीधा डिलीट मार दिया और उन दोनों फट्टू लोगों को हमेशा के लिए ब्लॉक कर डाला था।
एक जानी मानी हस्ती होने के नाते सु लिनयान ने अपनी पहचान को छिपाने के लिए खुद को सिर से लेकर पैर तक बहुत ही बुरी तरह से ढका हुआ ही था। उसकी ऐसी हालत देखकर तो उसके सबसे बड़े और कट्टर वाले अंधे फैंस भी शायद उसे इतनी आसानी से सड़क पर बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते कि वो आखिर है कौन सा नया नल्ला इंसान। लेकिन मेरी तेज नजरों ने उसे सिर्फ एक ही झटके में पहचान लिया था। सु लिनयान ने कंपनी के पैसों में कई बार बहुत भारी चूना लगाया हुआ था ताकि वो उन पैसों से सु लिनयान के लिए सारे रिसोर्सेज जुगाड़ कर उसे एक बड़ा स्टार बना सके, क्योंकि सु परिवार में वापस लौटने के लिए वो उसका सबसे बड़ा और दूसरा मोहरा ही तो था। सु परिवार में वापस जाने के लिए आखिर उस शाही राजधानी का वो घमंडी सु परिवार भी तो पूरी तरह से इसी चमक दमक वाले एंटरटेनमेंट के धंधे में लगा हुआ ही था। एक इतने मशहूर और जवान सेलिब्रिटी को अपने सगे बेटे के रूप में पाना, भले ही वो एक नाजायज औलाद ही क्यों ना हो, फिर भी ये बात उस लालची आदमी को अपनी तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी से खींचती रहती थी। सु परिवार के मुखिया को सुजी ने आगे बढ़कर अचानक से मुझे कसकर पकड़ लिया और बोला, जीजा जी, आपने मेरे इतने सारे कॉल्स का कोई भी जवाब आखिर क्यों नहीं दिया था? उन कॉल्स का आपके और मेरी बहन के बीच में आखिर ये क्या फालतू बकवास चल रही है? आपने उसे उस कंपनी से अपना इस्तीफा देने के लिए क्यों मजबूर कर दिया? मुझे अभी पूरा सच बताओ। यून मेंग्याओ कार से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उसने मुझे वहां से बाहर आते हुए देखा, लेकिन इसके ठीक बाद ही अचानक से सुजी की वो सारी बातें सुनने के बाद उसका हाथ एकदम से उस गाड़ी के दरवाजे पर ही रुक गया था और तभी झांग टिंग अपनी ड्राइविंग सीट से पीछे की तरफ तुरंत मुड़ गई थी। मालकिन, क्या आपने अभी अभी वो सब सुना जो उस लौंडे ने वहां पर कहा? प्रेसिडेंट लियू ने उस सु लिनयान को हमेशा के लिए अपनी कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाकर उसका पूरा गेम बजा ही दिया है। आज ऐसा लग रहा है कि वो सच में आपके साथ ही रहना चाहता है। ये बोलते हुए उसने अपनी गाड़ी के उस आगे वाले शीशे में से पीछे की तरफ एक तेज नजर डाली थी और उसने देखा कि यून मेंग्याओ का चेहरा देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो इस पूरी बात से जरा सी भी खुश है। आज यून मेंग्याओ अंदर से उतनी ज्यादा खुश नहीं थी जितना झांग टिंग ने अपने दिमाग में सोच लिया था। आखिर उसे तो सुबह से ही इस पूरी बात का बहुत अच्छी तरह से पता चल गया था कि मैं सु लिनयान को कंपनी से धक्के मारकर निकालने वाला हूं। लेकिन जो बात उसका दिमाग खराब कर रही थी वो ये जीजाजी वाला एकदम घटिया सा गंदा शब्द था। उस औरत का पूरा ध्यान भटक चुका था और वो पहले से ही जलन की आग में बहुत ही बुरी तरह से जल रही थी कि ये उसे जीजाजी क्यों बुला रहा है आज। मैंने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए फौरन सुजी का वो हाथ झटक दिया और बोला, तुझे तो पहले से ही अच्छी तरह से पता है कि उसने अपने काम से इस्तीफा दे दिया ही है। क्या उसने तुझे इसका असली कारण नहीं बताया? मेरी ये कड़क बात सुनकर सुजी की तो सिटी पिट्टी गुम हो गई और वो कुछ देर के लिए एकदम से गूंगा ही बन गया था। मेरा ये नया खतरनाक अवतार उसके लिए एकदम अनजान था। वो डरते हुए बोला, लेकिन क्या वो सारी चीजें खुद आपने ही अपनी मर्जी से पास नहीं की थी? आज मेरी बहन ने कंपनी के लिए बिना थके दिन रात जानवरों की तरह काम किया है। उसमें काबिलियत और लगन दोनों है। मैंने कहा, मैं जो भी करूं उससे तेरा कोई भी लेना देना बिल्कुल नहीं है, समझे? अगर तुझे लग रहा है कि यह गलत है तो सीधा जा और लेबर ब्यूरो में मेरी शिकायत कर दे। अब चुपचाप मेरे रास्ते से हट जा और मुझे अपनी ये बात दोबारा दोहराने पर बिल्कुल भी मजबूर मत कर। मेरी धमकी सुनकर सुजी के दिल में एकदम खौफ दौड़ गया और वो बोला, जीजाजी, मैंने उसकी तरफ एक बहुत ही खतरनाक और ठंडी घूरती नजर से देखा था। कैसा जीजाजी बे? मेरा और सु लिनयान का ब्रेकअप पहले ही हो चुका है। हमारी कहानी खत्म है, इसलिए आज के बाद मुझे कभी भी इस नाम से बुलाने की जरूरत मत करना, वरना तेरा गेम बजा दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नई बंदी कुछ गलत समझ ले। इन तीखे शब्दों ने सिर्फ सुजी के ही तोते नहीं उड़ाए बल्कि वहां खड़े हुए बाकी सभी लोगों की भी, वहां मौजूद सारे कर्मचारियों की भी हवा टाइट कर दी थी और वो सभी भारी सदमे में अपनी आंखें फाड़ कर देख रहे थे। उन सबको पहले से ही अपने प्रेसिडेंट के इस बड़े ब्रेकअप के बारे में थोड़ा बहुत तो शक हो गया था, लेकिन अब जब उसकी जिंदगी में एक नई बंदी आ चुकी थी तो कंपनी के कई बड़े अधिकारी खुद को टेंशन लेने से नहीं रोक पाए। सु लिनयान तो बस अभी अभी यहां से गई ही तो थी। क्या अब उसकी जगह लेने कोई दूसरी आफत आने वाली थी? मेरे खतरनाक रसूख की वजह से हर किसी को हमेशा यही लगता था कि जब भी मैं किसी लड़की को डेट करता हूं तो मानो मैं कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा ही तो हूं। वो मेरे लिए एकदम फ्री की चैरिटी करने जैसा ही तो होता था। ठीक उसी वक्त वहां मौजूद उस पूरी भीड़ के अंदर हैरानी के मारे एक बहुत ही तेज आहट सी दौड़ ही गई तो थी। भाई, ये कौन बवाल चीज है? ये तो कतई जहर लग रही है। क्या ये कोई बहुत बड़ी टॉप की सेलिब्रिटी है? मैंने तो इसे यहां अपनी कंपनी के आसपास पहले कभी भी नहीं देखा है। ये कौन ही है? मैंने इसे पहले भी देखा है। मुझे लगता है कि ये बंदी पक्का हमारी इस कंपनी में आ चुकी है। जैसे जैसे वहां लोगों की वो फुसफुसाहट बढ़ने लगी थी, हर किसी की नजरें उसी तरफ तेजी से घूमने ही तो लगी हुई थी, यून मिंग्याओ की तरफ, जो एकदम किलर वाइब में चलते हुए हमारे पास आ रही थी। वहां खड़े हर एक इंसान के चेहरे पर बहुत ही तगड़ा सस्पेंस छा गया था। यून परिवार की ये सबसे बड़ी बेटी भला इस वक्त यहां हमारे पास क्यों आएगी? क्या ये किसी बिजनेस डील के चक्कर में आई है? पर अगर ऐसा ही है तो ये छुट्टी के टाइम पर ही क्यों आई? आखिर ये पूरा माजरा क्या ही है? वो सब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर सोच ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि यून मेंग्याओ पूरे स्वैग में सीधे चलकर मेरे पास आई और एकदम मेरे बगल में आकर चिपककर शांति से खड़ी हो गई। उस कतई जहर लग रही बंदी ने एक बहुत ही प्यारी और एकदम किलर स्माइल के साथ मेरी तरफ देखा और वो वहां से चलने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। वो बोली, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने आई हूं। और ये वहां मौजूद सारे एम्प्लॉयज का तो एकदम से फ्यूज उड़ गया था और वो सब बिना पलक झपकाए पूरी तरह हैरानी में बस घूरते ही रह गए थे। वहां खड़े हर एक बंदे के दिमाग में एक तगड़ा और खुराफाती शक बैठ गया
कि हमारे मालिक ने यून मिंग्याओ जैसी अप्सरा को क्यों ठुकरा दिया, जबकि वो अपनी बहन पर तो पूरी तरह से लट्टू था। लेकिन अपने सामने ये पूरा नया तमाशा देखकर उसे ये सब एकदम बवाल और आंखों को अंधा कर देने वाला लगा था। सच बताऊं तो मैंने उस फट्टू सूजी को पूरी तरह से नजरअंदाज मार दिया था, क्योंकि ठीक उसी पल से जब से वहां पर उस यून मिंग्याओ सामने आई थी, मेरी नजरें एक पल के लिए भी उसके उस हसीन चेहरे से हटी ही नहीं। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? यून मिंग्याओ ने शर्माकर अपना सिर नीचे झुकाया और एकदम प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो काम खत्म होने के बाद अपने आशिक को साथ ले जाने आई हूँ भिड़ू। उसकी जुबान से निकली वो एक लाइन सबके सामने हमारे रिश्ते का एकदम खुल्लम खुल्ला ऐलान था भाई। और ये सब सुनते ही वहां खड़ी उस पूरी भीड़ में तगड़ा वाला बवाल मच गया था। तो क्या सच में ये लड़की हमारे मालिक लियू की नई बंदी बन गई है? मैंने भी एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, चलो अब चलते हैं। तभी वो सूजी अचानक से पागलों की तरह भागकर आगे आया। बोला, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम मेरी बहन को तगड़ा धोखा दे रहे हो। आखिर मेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो काम निकलने के बाद तुम उसे कचरे की तरह फेंक रहे हो? तुम उसके साथ ये सब आखिर कैसे कर सकते हो यार? हर कोई उस पगलाए हुए सूजी को घूर रहा था और डर के मारे अपने आप पीछे हट गया था। ये फालतू का जोकर आखिर है कौन भाई? ये तो किसी सिरफिरे पागल की तरह हरकतें कर रहा है। तो क्या ये हमारी डायरेक्टर सू का सगा भाई है? डायरेक्टर सू को तो पहले ही कंपनी से धक्के मारकर निकाल दिया है, फिर भी क्या किसी को नहीं लगता कि इसकी शक्ल किसी बड़े हीरो जैसी है? रुको जरा, अब मुझे अच्छे से याद आया, ये तो बिल्कुल उस मशहूर हीरो सूजी के जैसा दिखता है। अब जरा ध्यान से सोचो तो उन दोनों का ही सरनेम सू है। क्या वो सच में भाई बहन हो सकते हैं? जब सूजी को भनक लगी कि किसी ने उसे असली में पहचान लिया तो उसने तुरंत अपनी बोलती बंद कर ली। उसने मुझे एक जहरीली नजर से घूरा और फिर चुपचाप वहां से कट लिया था। यून मिंग्याओ की शानदार गाड़ी में बैठने के बाद मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया और सीधे शेन बिंगबिंग की तरफ देखकर बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है, सुनो। हुआक्सन एंटरटेनमेंट के चेयरमैन मेंग कंपनी के मेन बोर्ड से बाहर निकलने का जुगाड़ बना रहे हैं। तुम जल्दी से उनके साथ अपनी बातचीत सेट कर लो और उनके हाथों में जितने भी शेयर्स हैं वो सारे के सारे मेरे नाम पर खरीद लो। उस हुआक्सन एंटरटेनमेंट कंपनी का जो मेन हेडक्वार्टर है वो इसी शेनेक्सी शहर के अंदर ही मौजूद है। यार समझी, ये बिल्कुल वही कंपनी है जिसके साथ सूजी ने अपना पक्का सौदा किया है। ये सब सुनकर शेन बिंगबिंग थोड़ी सी उलझन में फंस गई थी भाई। वो सोच रही थी कि मुझे चेयरमैन मेंग के पीछे हटने वाले इरादे के बारे में कैसे पता चला, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा और बस हाँ में अपनी मुंडी हिला दी। झांग टिंग ने शेन बिंगबिंग को वहां से जाते हुए देखा। जैसे ही उसने गाड़ी चालू की, उसने सामने वाले शीशे में देखते हुए पूछा, मैडम जी, अब हमें यहाँ से निकलकर वापस यूजिन की तरफ जाना है या फिर हमें दीवान वाले घर की तरफ गाड़ी को लेकर जाना है? आप बता दो। यूजिंग असल में उस यून मिंग्याओ का अपना खुद का घर था और दीवान मेरा घर था। ये दोनों ही बड़े और आलीशान घर इस पूरे शेनक्सी शहर के सबसे महंगे और अमीर वाले इलाके में बने हुए थे यार। यून मिंग्याओ ने मुझसे सवाल पूछती हुई नजरों से मेरी तरफ बड़े गौर से देखा तो मैंने भी एकदम शांति से उसे अपना सीधा सा जवाब दिया, दीवान चलो। यून मिंग्याओ के मुंह से एक बहुत ही हल्की सी आवाज निकली। उसकी बातों में थोड़ी सी निराशा झलक रही थी। ये देखकर झांग टिंग ने मन ही मन में खुद को एक जोर का थप्पड़ मारा। उसने खुद से कहा कि आखिर उसने ये फालतू सवाल पूछा ही क्यों? वो चाहती तो सीधे गाड़ी चलाकर हमें यूजिन ही ले जा सकती थी ना। क्या उसकी मालकिन बाद में अपना सारा गुस्सा उसी के ऊपर नहीं निकालने वाली है? पीछे वाली सीट पर बैठे हम दोनों लोगों ने झांग टिंग की इस अजीब सी उलझन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। मैंने उस कमाल की अप्सरा को देखा जिसके कान सच में लटके हुए लग रहे थे यार। मुझे बड़ा मजा आया और मैंने प्यार से उसका सिर सहलाया और बोला, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं वापस जाऊं? यून मिंग्याओ ने एकदम बेचारी सी शक्ल बनाकर मुझे देखा और बोली, तुम्हें क्या लगता है मेरे बाबू? मैंने थोड़ी परेशानी जताते हुए कहा, लेकिन फिर भी यार, मेरे घर पर अभी भी कुछ बहुत जरूरी कागज रखे हुए हैं जिनका मुझे आज ही निपटारा करना बहुत ज्यादा जरूरी है भिड़ू। तो फिर कल का क्या प्लान है? यून मिंग्याओ ने प्यार से अपना सिर हिलाया और बोली, ठीक है मेरी जान, जैसा तुम सही समझो वैसा कर लेंगे। इतना बोलने के ठीक बाद मैंने यून मिंग्याओ के माथे पर एक प्यारा सा किस कर लिया। हालांकि ये बस एक बहुत ही हल्का सा और छोटा सा टच ही था। यून मिंग्याओ एकदम नाराज होकर मेरे पीछे पड़ी और शिकायत करते हुए बोली कि कल तो तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे मेरे सख्त लौंडे। फिर उसने एकदम से मुझे कार के दरवाजे की तरफ धकेला और बड़े ही जंगली तरीके से मुझे दोबारा से बहुत जोर से किस करने लगी थी। पीछे वाली सीट से आ रही उन प्यार भरी आवाजों को सुनकर झांग टिंग ने बिना कोई शोर किए चुपचाप उस बीच वाले शीशे को ऊपर चढ़ा दिया था यार। उसका चेहरा शर्म के मारे कभी लाल तो कभी सफेद पड़ रहा था और निकलने से पहले उसका शक एकदम सच साबित हो चुका था मेरे भाई। लेकिन इस वक्त उसका मन बस यही कर रहा था कि वो इस छपरी निब्बा निब्बी वाले रोमांस को एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक दे। वो गाड़ी सीधा चलते हुए एकदम दीवान तक पहुंच गई थी। झांग टिंग ने धीरे से अपना गला साफ किया और बोली, मैडम जी, हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। यून मिंग्याओ ने एकदम बिना मन के अपने होठ मुझसे दूर हटाए और बोली, जाओ अब घर जाओ। मैं भी थोड़ी सी शर्म के साथ शर्माते हुए कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला, मैंने ताज़ी हवा में एक गहरी सांस ली और जब शाम की वो ठंडी हवा मेरी तरफ बहकर आई ना, तो एकदम से उस हवा ने मेरे दिमाग में मची हुई उस पूरी भसड़ को थोड़ा सा शांत कर दिया था। मैंने अपने गालों को थपथपाया और तभी मुझे अचानक से ये ख्याल आया कि यार, क्या मैं ही वो बंदा नहीं था जिसने सबसे पहले यून मिंग्याओ पर लाइन मारी थी? तो फिर मेरा ही ऐसा पोपट कैसे हो गया कि मैं आज पूरी तरह से उसके नशे में डूब चुका हूं। मैं पैदल चलते हुए उस बड़े से अलग विला के मेन गेट तक गया और जाकर सीधा डोरबेल का बटन दबा दिया था भाई। उस शानदार और सबसे अलग दिखने वाले विला के मेन गेट पर पहुंचा
और मैंने बिना कुछ सोचे समझे सीधा जाके घर की वो घंटी जोर से बजा दी थी मेरे भिड़ू। थोड़ी ही देर के अंदर घर का दरवाजा खुला और नीले रंग के कपड़े पहने हुए एक नौकरानी ने बड़ी सी मुस्कान देते हुए मेरा एकदम बढ़िया से स्वागत किया था यार। वो बोली, मालिक लियू, आप वापस आ गए, बस थोड़ी ही देर में आपका रात का खाना एकदम तैयार हो जाएगा। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया और हामी भरते हुए पूरे स्वैग में अपने घर के अंदर सीधा कदम रख दिया। तुम कल रात को आखिर कहाँ गायब हो गए थे? तुम तो पूरी रात घर लौटकर ही नहीं आए। जैसे ही मैंने अपने बैठक वाले कमरे के अंदर अपना कदम रखा ना भाई, तभी अचानक से मेरे सामने एक बहुत बड़ा लोचा हुआ। मेरा सामना एक बहुत ही तीखी और कड़क पूछताछ से हो गया था। वहां सामने उस नल्ली सुलिन्यान की मां किन हुई अपने दोनों हाथ बांधकर सोफे के एकदम बीचों बीच किसी महारानी की तरह पूरे भौकाल में बैठी हुई थी। मेरे भाई लोग, मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे कोई पुलिस मेरी एकदम कड़क पेशी ले रहा होली। यानफांग ने बड़ी ही अजीब सी हालत में अपने कपड़े को कसकर नीचे की तरफ खींचा था। मालिक लियू, मैं आपको पहले यह सब बताना तो एकदम भूल ही गई थी कि श्रीमती सू भी यहाँ आई हुई हैं और वो अपना कुछ काम कर रही थी। मालिक जी, मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और एकदम शांति से अपने दोनों हाथ बांधकर कोने में दीवार के सहारे खड़ा हुआ था। मेरी नस फटी थी। मैंने केनहुई को एकदम मजाक उड़ाने वाली नजर से घूरा और सीधे उसके मुंह पर बोला, मैं कहाँ गया था? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? फालतू में अपनी टांग मत अड़ाओ चुड़ैल। तुम्हारा ये बकवास एटीट्यूड देखकर तो किसी भी अनजान इंसान को यही लगेगा कि ये तुम्हारा ही घर है जहां तुम बिना पूछे एकदम से धमक पड़ी हो और मुझे फालतू ज्ञान दे रही हो। मेरी ऐसी कड़क बातें सुनकर केनहुई एकदम सुन पड़ गई, जैसे उसे शक हो रहा हो कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। उसका तो माथा ठनका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात करने की? तुम्हें पता है ना कि कल रात लिनियान बुरी तरह से घायल हो गई थी। ट्रैश। अब ये झूठ मत बोलना कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसकी बकवास सुनकर मैंने एक बहुत ही डार्क और जानलेवा हंसी हंस दी थी। हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि वो घायल हुई थी। मेरा ऐसा एकदम ठंडा और रूखा बर्ताव देखकर केनहुई गुस्से और भयंकर कंफ्यूजन में पूरी तरह से पागल हो रही थी। मेरी जान यार, लेकिन चूंकि मैंने उसे बात करने का मौका दे दिया था तो वो अब किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकती थी। मैंने जिससे सुना है कि तुम्हारी वजह से लिनियान घायल हुई थी। क्या बवाल है? ये तो हद हो गई कि तुम उसकी देखभाल के लिए अस्पताल में नहीं रुके, लेकिन क्या तुम्हें कम से कम उसे एक सफाई नहीं देनी चाहिए थी? ढक्कन। मैंने केनहुई की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई बहुत बड़ा जोकर हो। मैंने कहा, मैं पूरी की पूरी कंपनी ही उसके नाम क्यों नहीं कर देता बॉस। यह सुनकर केनहुई की आंखों में लालच चमक उठा। हालांकि उसने अपना दिखावा बनाए रखा। तुम्हारे पास जो भी दौलत है वो वैसे भी लिनियान की ही तो है ना मेरे प्यारे फट्टू भाई। भले ही तुम उसे अभी ये सब न दो, लेकिन अंत में तुम्हें सब कुछ उसे देना ही पड़ेगा। मैंने गुस्से से कॉफी टेबल पर जोरदार हाथ पटका और एकदम कड़क बोला, राजा महाराजाओं का जमाना 100 साल पहले ही खत्म हो चुका है और तुम अभी भी उसी पुराने और सड़े हुए ख्यालों के साथ अपनी बकवास जिंदगी जी रही हो। क्रीप। क्या बकवास है? मेरी इस तगड़ी बेइज्जती से केनहुई एकदम सुन्न पड़ गई थी। जब उसे फाइनली समझ आया कि मैंने अभी अभी क्या बोला है तो वो गुस्से से पूरी तरह पागल हो गई और भड़क गई। तुम्हारी मेरी बेइज्जती करने की औकात कैसे हुई? तुम अपनी हदों को पार कर रहे हो, मानो या न मानो। मैं लिनियान से तुम्हारा ब्रेकअप करवा कर ही रहूंगी, चवन्नी छाप इंसान। मैंने उसका सरेआम मजाक उड़ाते हुए उसे देखा और बोला, तुम्हें हम दोनों का रिश्ता तोड़ने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत या नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है डैम। तुम्हारी उस लाडली बेटी को मैं पहले ही अपनी जिंदगी से धक्के मारकर बाहर निकाल चुका हूं और अब तुम भी बिना कोई ड्रामा किए पतली गली से निकल लो और तुरंत मेरे इस घर से बाहर जाओ, नूब। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, केनहुई बहुत देर तक एकदम सुन पड़ गई थी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या सच में तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है? मेरा तो सीधा माथा ठनका भाई। ये तो एकदम नामुमकिन है। उसे अच्छे से पता था कि मैं उसकी बेटी के लिए कितना ज्यादा पागल और वफादार रहा था। यही सबसे बड़ी वजह थी कि वो अब पूरी तरह शौक में थी। भले ही मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट था, फिर भी वो हमेशा मुझे अपने इशारों पर नचाने और कंट्रोल करने की पूरी हिम्मत करती थी चुड़ैल। और अब मैं सरेआम कह रहा था कि मैंने उसकी बेटी को लात मार दी है। मैं मजे से उसके चेहरे के बदलते हुए अजीब रंगों को फुल स्वैग में देख रहा था। कड़क, क्या तुम्हें मेरी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है? तो फिर फोन उठाओ और सीधा उसी को कॉल लगाकर अपने कानों से खुद ही पूरी सच्चाई सुन लो ना। जब मैं कहता हूं कि मैंने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है तो मेरा मतलब सिर्फ ब्रेकअप से नहीं है। मैंने कंपनी से उसकी कुर्सी और पावर भी पूरी तरह से हमेशा के लिए छीन ली है। कटले। ये सब भयानक बातें सुनकर केनहुई का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने घबराहट में जल्दी से अपना फोन बाहर निकाला और तुरंत बिना सोचे सुलिन्यान को कॉल लगा दिया। ओजी, एकदम तबाही। जैसे ही फोन की घंटी बजी और कॉल कनेक्ट हुआ, उसने 1 सेकंड की भी देरी किए बिना सवालों की झड़ी लगा दी। उसकी तो वाट लगी थी भाई। मैं फोन के दूसरी तरफ बोली जा रही बातों को नहीं सुन सकता था, लेकिन मैं साफ देख सकता था कि केनहुई के चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था यार। उसके चेहरे की चमक धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो गई और उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो एकदम किसी सफेद कागज की तरह बुरी तरह पीली पड़ गई थी। मोए मोए। अब उसे मेरी बेइज्जती का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मक्खन लगाते हुए मेरे ठीक बगल में बैठ गई और बहुत मीठे स्वर में बोली, जियो यान, बेटा तुम्हारी माँ पूरी तरह गलत थी यार। मुझे पूरी कहानी जाने बिना इस तरह से तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। क्या तुम्हारे और लिनियान के बीच कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा और भयानक लफड़ा हुआ है? मुझे बताओ, मैं बाद में तुम्हारी खातिर उसे पक्का एक बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। प्लीज तुम मेरी बच्ची से ऐसे हमेशा के लिए नाराज मत रहो और सब कुछ भूल जाओ। केनहुई का ऐसा मक्खन लगाने वाला चेहरा देखकर मुझे घिन आ गई और मैं खड़ा हो गया। तुम तो पलटने और अपनी बात से मुकरने में एकदम माहिर हो। 1.5 शानी औरत तुम्हारी तो खटिया खड़ी कर दूंगा। फिर मैंने गुस्से से दरवाजे की तरफ इशारा किया, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, दफा हो जाओ।
केनहुई का चेहरा अब डर और घबराहट से भरा हुआ था। उसका तो बुरा तमाशा बना था भाई। शुरुआत में जो एटीट्यूड वो दिखा रही थी वो पूरी तरह से उड़ चुका था, लेकिन मैं उससे और बात नहीं करना चाहता था। एनी ली, इस फालतू औरत को धक्के मारकर बाहर निकालो एकदम, अभी के अभी। एनी ली, जो अभी तक एकदम चुपचाप खड़ी थी, उसने मेरा ये खतरनाक ऑर्डर सुना और वो तुरंत ही बहुत ज्यादा परेशानी में दिखने लगी थी। उसे लगा कि लोचा है। मिस्टर लीव, बात चाहे जो भी हो, प्लीज उसे आराम से सुलझा लीजिए। मिसेज किन बिल्कुल सही कह रही हैं, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत। आप जैसे जवान कपल्स के बीच ऐसे झगड़े होना बहुत आम बात है। अगर आप अभी माहौल को इतना ज्यादा खराब कर देंगे तो आप लोग बाद में ये सब कैसे सुलझाएंगे। शांत हो जाइए तुम दोनों। मैंने उसकी तरफ देखा और एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान दी। एनी ली, क्या तुम अपना दिमाग घर छोड़ आई हो या भूल गई हो कि तुम्हें तुम्हारी सैलरी कौन देता है। अपना गेम बजा दूंगा साला। ये कड़क धमकी सुनते ही एनी ली तुरंत चुप हो गई और फिर वो पलटकर धीरे से केनहुई की तरफ देखने लगी थी, एकदम डरी हुई। मिसेज किन, आपको अब सच में यहां से चले जाना चाहिए। इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद भी केनहुई के पास अब वहां रुकने और बेशर्मों की तरह खड़े रहने का कोई और बहाना नहीं बचा था। एकदम सही बात। हमेशा अपनी पावर का रौब झाड़ने वाले किसी इंसान के लिए एक या दो बार अपना सिर झुकाना ही उसकी बर्दाश्त के बाहर की बात होती है। ये बहुत भारी है। मेरे हाथों बार बार इतनी बुरी तरह से बेइज्जत होने के बाद उसका सारा सब्र टूट गया। तुम मेरी ये बात अच्छे से याद रखना। तुम तो गए, तुम अनाथ आश्रम से निकले हुए सिर्फ एक लावारिस इंसान हो। इस बार तुम खुद लिनियान को छोड़ रहे हो। बाद में रोना मत और इस बात पर पछतावा मत करना मेरे प्यारे छोटे लूजर। एक बार जब हमारा परिवार वापस सुखानदान में लौट जाएगा ना, तो तुम भले ही घुटनों के बल गिरकर लिनियान से भीख मांग लेना। मैं तुम्हें अपने घर के दरवाजे के अंदर भी बिल्कुल नहीं घुसने दूंगी, समझे क्या तुम। इतना बकवास भाषण देने के बाद केनहुई गुस्से में वहां से निकल गई, लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि जब तक उनके तीनों लोगों का वो परिवार वापस सुखानदान में अपनी एंट्री मारेगा ना, तब तक क्या होगा बॉस। मेरी पावर और मेरा रुतबा सुलिनियान की पहुंच से बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका होगा। मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस करते हुए अपने सोफे पर आराम से पीछे की तरफ झुक गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। वो बड़ा सा लिविंग रूम मुझे आज कुछ ज्यादा ही खाली और अकेला लग रहा था। थोड़ी ही देर बाद अचानक से मेरे फोन की घंटी बजने लगी थी। मैंने फोन की स्क्रीन पर नाम देखा और मेरी कड़क आवाज थोड़ी सी पिघल गई। मैंने बहुत ही ज्यादा प्यार से पूछा, क्या हुआ मेरी जान, बताओ। फोन से यान मिंग्याओ की बहुत ही मीठी आवाज आई। क्या तुम्हारा मूड खराब है। मैंने टेंशन में अपने सिर को हल्के हाथों से दबाते हुए उसे प्यार से सहलाया। क्या मेरा गुस्सा इतना ज्यादा साफ दिख रहा है। तुम सिर्फ मेरी आवाज सुनकर ही मेरी पूरी हालत को इतनी आसानी से कैसे समझ सकती हो मेरी अप्सरा। यान मिंग्याओ की तरफ से कुछ पल की शांति के बाद उसने पूछा, क्या सुलिनियान की मां पंगा लेने आई थी। मैं तुरंत सीधा खड़ा हो गया और अपने घर के एकदम बाहर आ गया था। इधर उधर नजर घुमाने पर मैंने देखा कि वो काली बेंटले कार अभी भी ठीक उसी जगह पर पार्क थी जहां वो पहले से खड़ी थी। ड्राइवर की सीट अब पूरी तरह से खाली पड़ी थी। मैं बहुत ही तेजी से चलकर उसके पास गया और पीछे वाले दरवाजे को खटखटाकर उसे इशारा किया था। सच, वो दरवाजा तुरंत ही खुल गया और मेरे सामने यान मिंग्याओ का एकदम किलर वाइब और क्यामत ढाने वाला कातिलाना चेहरा था, जिसे देखकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया था यार। मैंने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला और कई गहरी सांसें लेने के बाद फाइनली अपना सवाल पूछा, तुम अभी तक यहां से गई क्यों नहीं यान मिंग्याओ। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए एकदम से सुन पड़ गई थी। मैं कल तेरा इंतजार करके तुझे खुद अपने साथ ऑफिस छोड़कर आना चाहता था। जब मेरी इस बात पर मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया तो उसने शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे झुका लिया। मैं तुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी मेरी जान, पर जब मैंने उस घटिया इंसान को वहां से एकदम बाहर आते हुए देखा तो मैं सारा माजरा समझ गई थी। मुझे डर था कि मुझे ऑफिस छोड़ने के लिए अकेले इंतजार करते हुए कहीं तुझे बहुत ज्यादा बुरा ना लग जाए मेरे प्यारे बाबू। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या यान मिंग्याओ एकदम पागल हो चुकी थी या मेरा ही फ्यूज उड़ गया था। तू पूरी रात गाड़ी के अंदर ही गुजारने वाली थी, क्या सच। यान मिंग्याओ ने मेरी इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और अपना सिर और भी ज्यादा नीचे झुका लिया। मेरा तो दिल ही फटने वाला था। मेरी पूरी नस फटी जा रही थी और मुझे अपनी अंदर की भड़ास निकालने का कोई रास्ता चाहिए ही था। फिर मैंने उस शर्म से मरी जा रही यान मिंग्याओ को वहां से जबरदस्ती घसीटा और उसे वापस अपने विला के अंदर ले आया। डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ वो खाना अब बिल्कुल भी गर्म नहीं था, लेकिन वो अभी भी हमारे खाने के एकदम लायक तो बचा ही हुआ था भाई। मैंने चुपचाप जाकर अपनी उस अलमारी के अंदर से बोर्डो रेड वाइन की वो महंगी बोतलें एकदम बाहर निकाल ली, उन्हें थोड़ी देर के लिए खुली हवा लगने दी और इसी बीच मैंने यान मिंग्याओ की तरफ एक बहुत ही ज्यादा भयंकर घूरती हुई नजर भी डाली थी। मैंने कहा, चुपचाप खाना खा ले। मेरी इस बात पर यान मिंग्याओ ने तुरंत अपना सिर नीचे झुकाया और मुझसे अपनी माफी मांगने लग गई थी। मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती थी, प्लीज अब मुझ पर ऐसे फालतू में इतना ज्यादा गुस्सा तो बिल्कुल भी मत करो मेरी जान। सच। मैंने बर्फ की बाल्टी में रखी उस वाइन की तरफ देखा और अपनी चॉपस्टिक्स को दांतों से चबाते हुए एकदम कातिलाना मुस्कान दी। असल में मैं आज तुझे एक बहुत ही शानदार इनाम देने वाला हूं अप्सरा। इनाम किस बात का भाई, तुझे क्या लगता है। मैंने बड़ी ही चालाकी से वही सवाल सीधा उसी के मुंह पर दे मारा और अपना सिर नीचे करके चुपचाप मजे से खाना खाने लग गया। अपना सारा खाना खत्म करने के ठीक बाद मैंने वो महंगी वाली वाइन हमारे दोनों गिलासों में अच्छे से डाल दी और फिर अपना गिलास यान मिंग्याओ के गिलास से टकरा दिया। तेरी इस बीमारी से ठीक होने की खुशी में और तेरे शरीर से उस गंदे जहर के बाहर निकलने पर, मेरी एक शानदार नई शुरुआत और अपने आसपास के उस सारे फालतू कचरे को एकदम साफ करने पर, हमारे एक साथ रहने के इस दूसरे हसीन दिन के नाम और आने वाले ऐसे ही हर एक कड़क और शानदार दिन के नाम भी चीयर्स मेरी जान। यान मिंग्याओ के किसी भी जवाब का एक पल भी इंतजार किए बिना मैंने वो पूरा का पूरा गिलास एक ही सांस में गटक लिया था, एकदम
फिर मैंने अपने लिए एक और गिलास पूरा भर लिया और उसे दोबारा उसके गिलास से बड़े स्वैग में टकरा दिया था। तो अपनी वाइन पी क्यों नहीं रही? ऐसा तो है नहीं कि ये महंगी वाइन कोई नकली है। क्या ये जश्न मनाने के एकदम लायक नहीं है? बस इतना कहते ही मैंने अपना वो दूसरा गिलास भी पूरा खाली कर दिया और फिर तीसरे गिलास के लिए हाथ बढ़ाया ही यान मेंग्याओ ने एकदम तेजी से मेरे गिलास पर अपना हाथ रख दिया और बोली, तुम नशे में हो। मैंने हैरानी से अपनी एक भौं ऊपर उठाई और कहा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही? मैंने तो अभी तक सिर्फ 2 ही गिलास पिए भाई। लेकिन यान मेंग्याओ ने फिर भी अपना वो हाथ वहां से बिल्कुल नहीं हटाया था। वो गुस्से में बोली, बस अब और पीना बंद करो। मैंने भी हार मान ली और गिलास वहीं छोड़ दिया था। ठीक है बाबा, मैं अपनी बीवी की सारी बातें खुशी से मान लूंगा। मैंने बड़े ही प्यार और अपनी मुस्कुराती हुई नशीली आंखों से यान मिंग्याओ की तरफ बड़े गौर से देखा था। लू यान, अगर तुम सच में ये नहीं चाहते कि कल सुबह तुम अपने बिस्तर से उठने के भी एकदम लायक न रहो तो मुझे इस गंदी और भूखी नजर से घूरना तुरंत बंद कर दो। यह अच्छी तरह से जानने के बावजूद कि मैं नशे में टल्ली था, वो मेरे मुंह से बीवी शब्द सुनकर अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश और पागल हो गई। क्या मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा था कि मेरे आसपास आते ही उसका सारा कंट्रोल कैसे खत्म हो जाता था? फिर भी मैं बेशर्मों की तरह उसके लगातार मजे ले रहा था। मेरी उस नशे में डूबी हुई आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसकी वो सारी बातें समझने की पूरी कोशिश कर रहा ही था। फिर मुझे कुछ समझ आया हो या नहीं, पर मैंने अपनी एक उंगली टेढ़ी करके यान मेंग्याओ को अपने पास बुला ही लिया था। मैंने कहा, इधर मेरे पास आलू। यान को आज के बाद कभी भी शराब पीने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है। यान मेंग्याओ के दिमाग में सबसे पहले बस यही एक ख्याल आया था। थोड़ी ही देर में मेरे पूरे होश उड़ चुके थे। उसी नशे की हालत में मैंने उस बंदी को पकड़ा और सीधा अपने बेडरूम की तरफ उसे लेकर चला गया था। मैंने अपना हाथ उठाया और यान मेंग्याओ के गाल को बड़े ही प्यार से सहलाया। तू मेरे साथ हमेशा इतनी ज्यादा अच्छी क्यों बनी रहती है मेरी अप्सरा? सच। इससे पहले कि वो कोई भी जवाब देती मैंने खुद ही आगे बोलना शुरू किया, मुझे इस पूरी जिंदगी में सिर्फ तुझे ही अपने प्यार से बिगाड़ने का मौका दे दे। क्या कहा तुमने अभी? यान मेंग्याओ मेरी वो आखिरी बात ठीक से सुन नहीं पाई थी, पर मैंने उसे दोबारा दोहराने से साफ मना कर ही दिया था। यान मेंग्याओ एकदम प्यार से मुस्कुराई और उसने मेरे माथे पर एक किस कर लिया था। यार, तुम इस बात से खुश क्यों नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रही हूं? मैं नशे में कुछ बड़बड़ाया और फिर ना जाने कैसे मैं दोबारा से बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करने लग गया था। भले ही मैं कितना भी काबिल क्यों ना बन जाऊं, पर अगर मैं गरीब हूं तो क्या कुछ लोग मुझे हमेशा ही अपनी नीची नजरों से ही देखते रहेंगे? क्या ये बात सच? यान मिंग्याओ का चेहरा एकदम से नरम पड़ गया था, हालांकि उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे दिमाग में असल में चल क्या रहा था। मैंने सीधा उसका कॉलर पकड़ा और उससे पूछा कि क्या तेरे माँ बाप को भी मेरी ये गरीबी और औकात पसंद नहीं आएगी, और क्या वो लोग भी हम दोनों को एक साथ रहने से हमेशा के लिए रोकेंगे? मेरी ये सारी बातें सुनने के बाद यान मिंग्याओ को फाइनली पूरा का पूरा माजरा अच्छे से समझ में आ ही गया था। किन हुआ के विला से बाहर जाने के बारे में सोचते ही उसकी आंखों में एक बहुत ही खतरनाक अंधेरा सा छा गया था। उसने अपने पतले और कोमल हाथ आगे बढ़ाए और मेरे हाथों को पकड़ते हुए एकदम सीरियस होकर बोली, मेरे माँ बाप तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी नहीं करेंगे मेरी जान। सच। वो तो बस तुम्हारी इस बात की बहुत ही ज्यादा तारीफ करेंगे कि तुम इतने बुरे हालातों में पलने के बावजूद भी आज जिंदगी में इतने शानदार मुकाम तक पहुंच गए हो। मेरी वो उलझन से भरी हुई आंखें तेजी से झपकी। क्या सच में? यान मेंग्याओ ने भी एकदम सीरियस होकर अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ एकदम 100% सच बात। मेरे मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा खुले विचारों वाले लोग हैं और वो मेरे हर फैसले की हमेशा इज्जत करते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं कल ही तुम्हें अपने साथ घर ले जाकर उनसे मिलवा दूंगी। जब मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया तो यान मेंग्याओ थोड़ा सा निराश हो गई थी, पर उसे मुझ जैसे एक नशे में धुत इंसान से इससे ज्यादा कोई उम्मीद भी तो बिल्कुल नहीं थी ना। उसकी बोली हुई हर एक बात को अच्छे से समझने के लिए उसने फौरन अपना फोन बाहर निकाला और चुपचाप किसी को एक कॉल मिला दी थी भाई। फिर उसने एस बड़ी ई का टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर किया और बहुत ही ज्यादा शांति के साथ मेरे पैरों से जूते उतारने में मेरी पूरी मदद भी की थी। उसने जब तक यान मेंग्याओ अपना वो काम खत्म कर पाती, झांग टिंग भी मेरा नशा उतारने के लिए सूप का एक बर्तन लेकर उस दीवान के पास एकदम सही वक्त पर वहां पहुंच गई थी। यार, झांग टिंग को वहां से वापस भेजने के बाद यान मेंग्याओ ने अपने एक हाथ में वो सूप पकड़ा और अपने दूसरे हाथ से मुझे बिस्तर पर ठीक से बैठने में मेरी पूरी मदद की थी। उसने अब एक अच्छे बच्चे की तरह सोने से पहले इसे चुपचाप पी लो। मैं थोड़ा सा उसके पास झुका और उसे बहुत ही आराम से सूंघ लिया। उसकी बदबू से मैंने तुरंत इनकार करते हुए अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। यान मेंग्याओ अपनी हंसी नहीं रोक पाई। ये पूरा नजारा उसे बहुत ही ज्यादा अजीब सा और एकदम देखा हुआ लगा। मैंने तो वो कड़वी जड़ी बूटी वाली दवा भी पी ली थी और तुम अभी भी इसकी गंध का रोना रो रहे हो। मैंने फिर भी साफ मना कर दिया तो यान मेंग्याओ ने मुझे बहुत प्यार से मनाया। अच्छे बच्चे बनो और इसे पियो, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किसी दूसरे तरीके से पिलाऊं? मैंने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे एकदम चौंका दिया। मैंने वो पूरा का पूरा सूप अपने बिस्तर के बगल में रखे हुए उस कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, इससे पहले कि यान मेंग्याओ कुछ भी समझ पाती। मैंने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया और उसके होठों को बड़े ही प्यार से चूम लिया था। अगले दिन मेरी आंखें उस लगातार बज रहे फोन की घंटी की तेज आवाज से बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से खुली। जैसे ही मैंने फोन उठाया मुझे दूसरी तरफ से शेन बिंगबिंग की बहुत ही ज्यादा घबराई हुई आवाज सुनाई दी थी। मालिक लियू ने इंटरनेट पर चल रही भसड़ चेक की। उस फट्टू सूजी ने वीबो पर हमारे खिलाफ जहर उगलते हुए तुम्हें और कंपनी को बदनाम करने वाली पोस्ट डाली है। कंपनी के शेयर्स की कीमत अभी से ही मार्केट में नीचे गिरने लग गई है।
शेन बिंगबिंग की ये सारी टेंशन वाली बातें सुनकर मैंने बस बिना किसी परवाह के एकदम शांति से कहा, ओह अरे ये कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ गई है यार, तुम इतने लंबे टाइम से मेरे साथ काम कर रही हो, फिर भी अचानक से तुम्हारी हवा टाइट क्यों होने लग जाती है। मैं तो असल में यही सोच रहा था कि वो फट्टू सूजी कोई बवाल ना करे, पर अब वो खुद ही कटवाने आ गया है और मुझे यही चाहिए था उसका गेम बजाने के लिए। मेरी वो खतरनाक वाली शांति देखकर शेन बिंगबिंग एक बार फिर से मेरे कॉन्फिडेंस पर पूरी तरह से लट्टू हो चुकी थी। वो बोली कि मुझे माफ कर दीजिए बॉस, मैं थोड़ी ज्यादा ही घबरा गई थी, लेकिन सूजी ने जो कचरा पोस्ट किया है ना, उसे देखकर खून खौल रहा है। उसने फर्जी तरीके से ट्रेंडिंग टॉपिक खरीदे हैं और भड़े के लोग लगाए और अपने अंधभक्त फैंस के साथ मिलकर वो तगड़ा बवाल कर रहा है। इस वक्त वीबो पर लोग आपको भर भर कर गालियां दे रहे हैं और मुझसे ये सारा तमाशा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने एकदम शांत रहकर अपना भौकाल दिखाते हुए कहा, छोड़ो भिड़ू, उन्हें भौंकने दो। जब तक बात इस एंटरटेनमेंट दुनिया की है ना, तब तक ये सब ड्रामे होते ही रहते हैं। इंटरनेट वाली ये लड़ाई हमेशा एकदम खूंखार ही होती है। अपने पुराने जन्म में मैंने उस चवन्नी छापसू लिनियान की बहुत मदद की थी यार, कियान्यू को संभालने में, जिसका आधी इंडस्ट्री पे कंट्रोल था, इसलिए मैं इन छोटी मोटी चीजों का असली गेम बजाना बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, एकदम कड़क तरीके से। शेन बिंगबिंग ने पूछा, बॉस क्या हमें सू लिनियान की उस चोरी के सारे पक्के सबूतों को दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला बाहर नहीं निकाल देना चाहिए? अब मैंने एक खतरनाक स्माइल दी और बोला कि हाँ बिल्कुल, हम वो सारे सबूत बाहर निकालेंगे, लेकिन बात सिर्फ उतनी सी नहीं है। ऑफिस पहुंचने के बाद ही हम इस लोचे पर पूरी बात करेंगे। अभी तुम्हारा काम सिर्फ उन सारे शेयर होल्डर्स को अच्छी तरह तसल्ली देकर शांत रखना है। मुझे सिर्फ सफाई नहीं देनी, बल्कि मैं तो एक तीर से दो शिकार करके सीधा उनका गेम बजाने वाला हूं मेरी जान। यून मैंग्याओ ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट और नशा दिख रहा था। उसने मजे लेते हुए एकदम प्यार से मेरे कान को थोड़ा सा खींचा। लगता है कि तुमने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि वो फट्टू सूजी पक्का यही घटिया हरकत करेगा। यह सुनकर मेरी एकदम से थोड़ी हंसी निकल गई थी। मुझे बस यही लगता है कि जैसी उसकी औकात और खोखला दिमाग है, वो इस मौके को अपने हाथ से खाली कभी नहीं जाने देता मेरे भाई। और मुझ पर हमला करने के लिए उस गधे के पास इससे बढ़िया कोई जुगाड़ हो ही नहीं सकता था। मेरी बात सुनकर यून मिंग्याओ एकदम प्यार से मुस्कुराने लगी। उसने मुझसे एकदम प्यार से पूछा कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैंने ना में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि यून मिंग्याओ ने पिछले जन्म में ही मेरे उस कटने का खतरनाक बदला ले लिया था। इस बार मैं खुद ही अपने हाथों से उस नल्ले का गेम बजाना चाहता था। कंपनी के रास्ते में मैंने बिना किसी टेंशन के आराम से वो वीबो वाली ऐप खोल ली थी। तभी मेरी नजर उसी बवाल वाले ट्रेंडिंग टॉपिक पर पड़ी, जो इस वक्त इंटरनेट पर एकदम नंबर 1 पोजीशन पर हवा में बुरी तरह से उड़ रहा था। लू ग्रुप के मालिक ने एक उभरते हुए नए स्टार के साथ तगड़ा धोखा किया और सूजी ने आगे आकर इंसाफ के लिए अपनी आवाज पूरी दुनिया के सामने उठाई है। जैसे ही मैंने उस फर्जी ट्रेंडिंग टॉपिक को अंदर से खोल कर देखा, तो सबसे ऊपर उस छपरी सूजी का एक बहुत ही लंबा चौड़ा बयान पड़ा था, जो उसने अपने पर्सनल वीबो अकाउंट से चिपकाया था। उसमें इस बात पर जोर डाला गया था कि कैसे सू लिनियान ने मेरे लिए बिना रुके एकदम गधों वाली खतरनाक और बहुत भारी मेहनत की थी, और मुझ पर यह इल्जाम लगाया गया था कि मैंने अपना सारा काम निकलने के बाद उस बेचारी लड़की को किसी कचरे की तरह बाहर फेंक दिया एकदम। इस पूरी फालतू कहानी में उसने मुझे एक बहुत ही गिरा हुआ और एहसान फरामोश इंसान बना दिया था, और अपनी उस सू लिनियान को दुनिया के सामने एक ऐसी बेचारी हीरोइन बना के पेश किया जिसके साथ बहुत गलत हुआ। शायद उसे यून मिंग्याओ से थोड़ा बहुत डर लगता था, इसलिए उस फट्टू ने कभी भी अपनी उस पोस्ट में उस लड़की का सीधा नाम नहीं लिया जिसके साथ मैंने धोखा किया था। जब मैं ये सारा फालतू कचरा अपने फोन में नीचे कर करके आराम से पढ़ रहा था, तो सच बताऊं, मुझे इस सबसे बिल्कुल भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब मेरी नजर उन घटिया कमेंट्स पर पड़ी जिनमें लोग यून मिंग्याओ को गालियां दे रहे थे और उसे बुरा भला बोल रहे थे, तब एकदम से मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था यार। मैंने बिना कोई शोर किए शांति से उन सारे बेवकूफ लोगों को अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। ये सब देखकर यून मिंग्याओ ने मेरी तरफ एक नजर डाली। उसने मुझसे एकदम प्यार से पूछा कि क्या बात है, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? मैंने कहा कुछ नहीं भिड़ू, और अपना फोन वापस जेब में रखकर अपने चेहरे के हाव भाव को एकदम नॉर्मल कर लिया था। मैं तो बस अपने दिमाग में यही सोच रहा था कि बाद में उस नल्ले सूजी का गेम कैसे बजाना है, और कसम से मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इस बात की। यून मिंग्याओ मुझे एक लंबे टाइम तक एकदम खामोशी से घूरती रही, और फिर आखिर में उसने वो सवाल पूछ ही लिया जो काफी टाइम से उसके दिल के किसी कोने में दबा हुआ था। उसने पूछा कि क्या पलक झपकते ही तुम्हारे और उस सू लिनियान के बीच अचानक कुछ ऐसा हो गया था क्या, जिससे तुम दोनों के बीच की वो सारी चीजें पूरी तरह से बदल गई हैं? यून मिंग्याओ, और उस सुपरिवार को लेकर मेरा जो बर्ताव और एटीट्यूड था ना, वो अब एकदम दिन और रात की तरह पूरी तरह से अलग हो चुका था। अगर मेरी इस खतरनाक पर्सनालिटी की बात ना होती तो मैं सब बता देता, लेकिन मैं अभी तुम्हें ये सब नहीं बता सकता। क्या तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दोगी? क्योंकि सच तो यही है कि मैं एक दर्दनाक मौत मरा था और मेरा दोबारा जन्म हुआ है, और ये सब सुनने में एकदम अजीब और पागलपन जैसा लगता है। और इस बात का तो मैं क्या ही जिक्र करूं कि अपने उस पहले वाले जन्म में मैं असल में किसी बहुत ही पुराने जमाने का एक अलग ही इंसान हुआ करता था यार। भले ही मैं और यून मिंग्याओ उस आखिरी वाली हद को भी पार कर चुके थे और एकदम करीब थे, लेकिन फिर भी मेरे अंदर अभी अपना ये सारा तगड़ा सच उसके सामने उगलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी यार। यून मिंग्याओ ने बहुत प्यार से अपनी दोनों बाहें मेरी कमर के चारों तरफ लपेट लीं और एकदम रोमांटिक होकर बोली कि अगर तुम इस बारे में अभी कोई बात नहीं करना चाहते तो बिल्कुल मत करो। वो असल में मुझसे ये पूछना चाहती थी कि जब मेरा और सू लिनियान का लोचा खत्म हो जाएगा तो क्या मैं उसके बाद उसे चाहना और प्यार करना भी पूरी तरह बंद कर दूंगा यार।
उसे डर था कि कहीं वो मेरा बैकअप प्लान तो नहीं जिसे मैं सू लिनयान से बदला लेने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं। उसे इस बात का बहुत खौफ था कि वो खुद को मुझे कमरे में बंद करने से रोक नहीं पाएगी। बीते हुए ये पिछले 2 दिन उसकी पूरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और एकदम खुशनुमा पल थे। अगर किसी ने उसे खुशियों वाली उम्मीदें सिर्फ वापस छीनने के लिए दी थी तो ये उसके लिए अपनी जान लेने से बिल्कुल अलग नहीं होने वाला था। वो बंदी जीते जी पूरी तरह से मर जाती। कंपनी में वापस पहुंचने के बाद मैंने उस सुलिन्यान की लगातार होने वाली उन सारी चोरियों और पैसों के घपलों का पूरा पक्का सबूत एकदम अच्छे से तैयार कर लिया था और फिर मैंने उस कबाड़े को कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट से इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। मैंने उसमें एक भी फालतू शब्द अपनी तरफ से नहीं जोड़ा। ठीक उसी पल शेन बिंगबिंग ने दरवाजा खटखटाया और सीधा अंदर आ गई। उसने आते ही एक जरूरी फाइल मेरी डेस्क पर रखी और एकदम से बोली, बॉस, ये चेयरमैन मिंग के वो सारे शेयर्स ट्रांसफर करने का पक्का वाला एग्रीमेंट है जिसे मैंने अभी तैयार कर लिया है। अब बस इसमें आपके साइन की जरूरत है। मैंने शांति से कॉन्ट्रैक्ट को कायदे से चेक किया और अपनी सहमति जताते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोला, बहुत बढ़िया काम किया है तुमने भिड़ू।